ये जो दिया गया है जीएसटी 2.0, इस चीज को कैसे देखते हो? अपोजिशन का मुझे ये समझ नहीं आता कि अगर आपने ग्लोबल फोर्सेस को मीट आउट करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए तो उसमें बुराई क्या है? ट्रेड वॉर में है क्या इंडिया? बिल्कुल भी नहीं। 26% टैरिफ इम्पोज करने वाले इंडिया पे। करा है उन्होंने। हाँ, वो करा है। जितने वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं ये बात को मानते हैं कि भारत की इकोनॉमी, भारत का मार्केट, भारत के साथ ट्रेड बहुत इम्पोर्टेंट है और हमें भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। एक फैक्टर है कि रशिया से ऑयल इंपोर्ट ना करे भारत, यूके के साथ ट्रेड डील कर ली, यूएई के साथ कर ली, जर्मनी के साथ कर ली, तो अदर मार्केट्स को हमने एक्सप्लोर किया। मुझे तो लगता नहीं कि मनमोहन सिंह बहुत महान अर्थशास्त्री है। मैं तो ही वॉज ए फेल्ड फाइनेंस मिनिस्टर। मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ 1975 उसका जवाब कौन देगा? प्रजातंत्र की बात करते हो, इमरजेंसी की बात नहीं करते। आपके इतिहास में काले धब्बे बहुत हैं। तो हाउ कॉन्फिडेंट इज बीजेपी की इस बार बिल्कुल क्लियर मेजोरिटी है? उन्हें अपनी हार सुनिश्चित दिख रही है, उसके लिए वो स्केपगोट ढूंढ रहे हैं। ईवीएम के पीछे आप पड़े हुए थे, कहीं और जीतते तो बात नहीं करते। 90 से ज्यादा इलेक्शन राहुल गांधी कंटिन्यूअसली हारते जा रहे हैं, हारते गए हैं और हारते जा रहेंगे। शीला दीक्षित जी के टाइम का दिल्ली और आम आदमी के टाइम का दिल्ली। शीला दीक्षित कंप्लीट फेलियर था। अगर राहुल गांधी ये कहते हैं कि इंडिया इकोनॉमी इज डेड इकोनॉमी, पूरा वर्ल्ड भारत की अर्थव्यवस्था की तारीफ कर रहा है, राहुल गांधी एक के बाद क्यों हारते हैं? इसीलिए तो हारते हैं। 10 दिन वो कहीं घूमेंगे, उसके बाद 15 दिन की छुट्टी वो मलेशिया चले जाएंगे। विदेश में, मलेशिया में इलेक्शन लड़ना है क्या उन्हें? हाय गाइस, वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ दिल से दिल तक विद अमन। सो आज के हमारे गेस्ट है गोपाल कृष्ण अग्रवाल। ये बीजेपी के नेशनल स्पोक पर्सन है एंड आपने इनको अक्सर देखा होगा टीवी पर बीजेपी का पक्ष रखते हुए, जब भी कभी नेशनल क्राइसिस आता है इकोनॉमिक्स बेसिस पे। हाय सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत बहुत थैंक यू, आप इस शो में आए, वो भी इतने शॉर्ट कम नोटिस पे। अपने इतने बिजी स्केड्यूल से अपना टाइम निकाला, सो थैंक यू वेरी मच। एंड कैसा चल रहा है सर आपका दिवाली? पूरा दिवाली टाइम चल रहा है हमारा इस समय। सो उस समय तो आपका बहुत ज़्यादा, मैंने आपके बारे में पूरा जो रिसर्च करा था हमारी पूरी टीम ने, तो उसमें था कि आपका पूरा बैकग्राउंड जो पूरा सीए की साइड से आ रहा है, राइट? सो अभी आप जैसे जो हमारा जीएसटी पूरा रिफॉर्म हुआ है, जीएसटी 2.0 जिनको मोदी जी ने जो नाम रखा है, तो इसको आप कैसे देखते हो? सारे छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी, या इसको कैसा आम पब्लिक कैसे समझे इस चीज को? देखिए, सबसे पहले तो अमन जी, मैं दीपावली की सभी दर्शकों को शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं। और आपने भी अभी देखा होगा कि कितना टाइम ट्रैफिक के लिए आने में लग रहा है। और मैं तो बाजारों में जा रहा था, कल मैं एक अखबार में सदर बाजार की पिक्चर देख रहा था, मुझे लगा कुंभ से भी ज्यादा वहां पे भीड़ होगी, इतना कंजेस्टेड था, इतना ज्यादा उसमें सारे बाजारों में, चाहे अमर कॉलोनी का बाजार हो, पहाड़गंज में हो, यानी जो ट्रेडिशनल मार्केट्स हैं हमारे देश के, इवन मॉल वगैरह में भी देखते हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनल मार्केट्स हैं, जो छोटे छोटे व्यापारियों के मार्केट हैं, चांदनी चौक, सदर, अमर कॉलोनी, लाजपत नगर, करोल बाग, तो मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा लोगों का उत्साह के साथ भीड़ है, खरीद रहे हैं, दुकानदार बड़े खुश हैं। तो एक तरीके से जो आपने बात कही है ना अभी, जो प्रधानमंत्री ने कहा जीएचसी बचत उत्सव, वो ग्राउंड लेवल पे हमें दिख रहा है कि उसका असर होते जा रहा है। अभी स्वदेशी का यहाँ पे योगी जी ने, हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, नोएडा में हम रहते हैं, यहीं बैठे हैं, ये स्वदेशी मेला सेक्टर 33 का जो नोएडा हाट के अंदर, उसका उद्घाटन किया। मैं भी गया था उसमें, मैं भी इनवाइटेड था एज ए गेस्ट। तो मैंने देखा कि वहाँ पे लोग ट्रेडिशनल पॉट्स बना रहे हैं, लकड़ी का काम हो रहा है, हैंडीक्राफ्ट्स हो रहा है। मैंने उनसे बात की, उनमें लग रहा है, उनने बोल रहे हैं इस दिवाली में तो हमारे बिल्कुल वारे न्यारे हो गए, एक अलग ही उत्साह सारे देश में लग रहा है। तो ये जीएसटी के रेट तो कम करने से हुआ ही है, साथ में जो प्रधानमंत्री जी ने एक उत्साह लोगों में रखा है कि स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत, तो ये बड़ा एक कॉम्बिनेशन हो गया है और यह भारत की अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम दे रहा है। आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी, और उसके साथ जीएसटी के रेट्स को घटा के कंज्यूमर के हित में जो
कम दाम करें चीज़ों के, वह उसके कारण बाज़ारों में इतनी रौनक आई है। और यह दिवाली मुझे लगता है कि स्वतंत्र भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिवाली के रूप में हमारे सामने आएगी। सर आपने अभी अपनी जो चीज़ों बताया, जो सबसे पहली जो एक चीज़ आपने बताई, वोकल फॉर लोकल एंड स्वतंत्र भारत के इतिहास में बहुत एक अच्छी दिवाली मनाई जाएगी बहुत टाइम बाद, क्योंकि एक बहुत अच्छा रेट रिफॉर्म हुए हैं मोदी जी के बारे में। अगर मतलब लोकल पब्लिक है, जितना मैं भी समझाऊं कि जब जब दिवाली ऐसा कोई पर्व आता है, कुछ ना कुछ एक अच्छे रिफॉर्म्स वो लेके आते हैं। लाइक मोदी जहां तक याद है 2023 में उन्होंने एलपीजी, सीएनजी और पेट्रोलियम के दाम भी कम करे थे 2023 वाली दिवाली के टाइम पे। इस बार वो हमारे दिवाली पे ये लेके आए। आप बहुत अपोजिशन के जो एक ना बहुत ज्यादा एक क्वेश्चन जो खड़े होते हैं इस चीज के लिए, जो अपोजिशन एक हाँ। कर रही है, दैट इज कि ये जो दिया गया है जीएसटी 2.0, वो जस्ट इसलिए दिया गया है क्योंकि अभी ट्रम्प के थ्रू, यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प के थ्रू टैरिफ इम्पोज होने वाला है इंडिया पे। हाँ। तो वो उससे पहले हमारा जो टैरिफ इम्पोज हो तो जीएसटी घटा दिया गया है। ये हमारा अपोजिशन का बयान है। तो आप इस चीज को कैसे देखते हो? देखिए, अर्थव्यवस्था कोई स्टैटिक तो है नहीं। आज जैसी अर्थव्यवस्था चल रही है अगले साल भी वैसी रहेगी ऐसा तो नहीं है ना। ग्लोबल फैक्टर्स भी हैं, चाइना है, यूएसए है, गल्फ कंट्रीज है, ऑयल प्राइसेस हैं, फिर टैरिफ आपने बताया। तो ये ग्लोबल फोर्सेस हैं, वो बदलते हैं। तो अपोजिशन का मुझे ये समझ नहीं आता कि अगर आपने ग्लोबल फोर्सेस को मीट आउट करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए तो उसमें बुराई क्या है? कोई हम स्टैटिक हैं क्या? हम इकोनॉमी हो गई अब यही चलेगा, ये तो अच्छी बात है कि हम जो सिचुएशन है, इकोसिस्टम है, देश की आवश्यकताओं के अनुसार, ग्लोबल फोर्सेस के प्रेशर्स के अनुसार, उनके रिक्वायरमेंट के अनुसार हम अपनी इकोनॉमी को डायनेमिकली बदलते हैं। और इसी कारण है कि आज ही आईएमएफ के जो रिपोर्ट आई है ग्लोबल इकोनॉमिक फोर्सेस के लिए, उसने कहा है कि भारत जो है वह उसकी अर्थव्यवस्था ही केवल अच्छा नहीं कर रही, बल्कि वह पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए एक परिचालक की तरह, कैटलिस्ट के लिए काम करेगा। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अपोजिशन वाले कहते हैं सडनली ये हो गया क्या? बचत उत्सव के अनुसार जीएसटी सडनली कम हो गया क्या? 56वां रिफॉर्म था ये। जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग में ये निर्णय लिया गया, ये 56वां उसकी काउंसिल की मीटिंग है, जिसमें सारे 36 के 36 स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज बैठ के तय करते हैं। और उसके अंतर्गत जब 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा कि मैं इस दिवाली पे बड़ा एक तोहफा देने वाला हूं, तो पूरी तरह से ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के ऊपर काम करते हैं, आम जनता की रिक्वायरमेंट के अनुसार काम करते हैं। इकोनॉमी, इंडस्ट्री, एमएसएमई, व्यापारी सभी के लिए देख के करते हैं। तो इसमें, और जब भी अगर जीएसटी का एक रिफॉर्म कर दिया, अकेले रिफॉर्म से क्या होता है आपको मैंने पहले बताया, इसके लिए बेस वर्क किया है। अगर आत्मनिर्भर भारत, कोविड की बड़ी त्रासदी हमारे देश में हुई, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पे एकदम डीरेल हो गई थी, भारत को भी बहुत बड़ा धक्का लगा था। तब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें आत्मनिर्भर भारत की तरफ, आत्मनिर्भर भारत पैकेज दिया, स्टार्टअप इंडिया वाला, हाँ, आत्मनिर्भर भारत पैकेज दिया। पीएलआई, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के अनुसार 14 सेक्टर्स को सपोर्ट करने के लिए सरकार ने 4 लाख करोड़ का पैकेज दिया। आम जन के लिए, आम जन की आवश्यकता के लिए प्रधानमंत्री जो अन्न योजना शुरू की, मनरेगा को बढ़ाया। एक तरीके से देश की अर्थव्यवस्था को उस त्रासदी से निकालने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज के माध्यम से हमारी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। उसके बाद नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप था कि उन्होंने कहा वोकल फॉर लोकल, एक नैरेटिव खड़ा किया कि हमें अपनी देश में बनी हुई चीजों के लिए जागरूकता पैदा की कि हमें बात करनी चाहिए, उसके बारे में चर्चा करनी चाहिए, उसके प्रोडक्शन के लिए काम करना चाहिए, वोकल फॉर लोकल। फिर उन्होंने स्वदेशी का नारा दिया। आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल नेक्स्ट स्टेप था, और उसके बाद स्वदेशी का डायरेक्ट एक्शन जिसको कहते हैं वो लेके आए। और उसके साथ जब स्वदेशी की बात करने की बात कही
कि देश के लोग अपने देश के सामान खरीदें तो उसकी कॉस्ट भी कम होनी चाहिए। तो जो लोग कहते हैं अचानक ये ट्रंप के कारण ये कर दिया, उनको ये समझ नहीं आ रहा कि 2021-22 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज कौन लाया? प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी विजन थी। उसके बाद उसका नेक्स्ट स्टेप भी लेके आए, उसके बाद स्वदेशी की बात करके आए। और जो ग्लोबल फोर्सेस आज के समय में है वो तो हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेशर था हमारे, मानते हैं ये आप बात मानते हैं बिल्कुल कि प्रेशर था ही। अभी जो सेकेंड टर्म जो स्टार्ट हुआ है डोनाल्ड ट्रंप का, और ये हाल ही में ना बहुत एक मतलब कुछ तो है जो मैं मानता हूँ कि कुछ तो हो रहा है, ठीक है। कि जो मेरा एक बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि क्या इंडिया आज के दिन पे स्टेट ऑफ वॉर में है, वो भी ट्रेड वॉर में है क्या इंडिया आज? बिल्कुल भी नहीं। आज एक और रिपोर्ट मैं आपके सामने रखता हूँ, वो भी गवर्नमेंट आज रिपोर्ट आई है, सभी इकोनॉमिक पेपर्स में आई है कि हमारा एक्सपोर्ट यूएस से घटा है लेकिन ओवरऑल एक्सपोर्ट बढ़ गया है। तो अगर यूएस की कोई एक्टिविटी है जो उसने टैरिफ वॉर के अंतर्गत कुछ प्रेशर डालने की कोशिश की, हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे देश के हित में हम उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, लेकिन अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है और उसे नेगोशिएट करके हम आशा करते हैं कि जल्दी हमारी ट्रेड डील हो जाएगी। तो वहां पे बोला गया था दैट इज 26%, हाँ, कि वो इम्पोज करने वाले इंडिया पे। मतलब मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, हाँ, जो रिपोर्ट आई थी स्टार्टिंग में वो ये था कि 26% ट्रम्प जो है वो टैरिफ इम्पोज करने वाले इंडिया पे। करा है उन्होंने। हाँ, वो करा है, विच इज थर्ड और फोर्थ लार्जेस्ट। जो बाकी सब पे कर रहे हैं वो इंडिया पे भी कर रहे हैं। और जो अपोजिशन था उनका बहुत ज्यादा एक क्लियर कट जो मतलब एजेंडा था मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी को बताने का, कि वो ये था कि वहां पे तो उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी मोदी जी की, और हम सबने देखी है वो दोस्ती। ट्रंप यहाँ का है, मोदी जी यहाँ पे गए, हाउडी मोदी हुआ है, बहुत अच्छी दोस्ती है और टाइम टू टाइम वो रिफ्लेक्ट हुई है। रशिया ने इंडिया का साथ दिया है जब भी इंडिया इन स्टेट ऑफ वॉर में आया है, या किसी भी इंडिया ग्लोबली गया है। हाँ, ट्रंप ने भी एक टाइम पे साथ दिया था। लेकिन ये अचानक से सेकेंड टर्म में से क्या हुआ कि 26% एक दोस्त वाले, मतलब जो एक फ्रेंडली नेशन जो थे हमारे बीच में, जो बहुत अच्छे रिलेशन थे इंडिया और यूएसए में, वो खराब हो गए। नहीं, देखिए खराब नहीं हुए। आज भी ट्रंप साहब ने क्या कहा है, भारत मेरे अच्छा दोस्त है, मोदी जी मेरे दोस्त हैं, और वहाँ के जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो ये बात को मानते हैं कि भारत की इकोनॉमी के हमारे लिए, यूएस के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत का मार्केट, भारत के साथ ट्रेड बहुत इम्पोर्टेंट है और हमें भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन आप ये तो नहीं कि इसके कारण हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को छोड़ दें। आज हम आपको एक ही फिगर मैं बताना चाहता हूँ, लास्ट ईयर हम लोगों ने रशिया से ऑयल इंपोर्ट किया। एक बड़ा एक फैक्टर है कि रशिया से ऑयल इंपोर्ट ना करे भारत। अभी रशिया का जो 40% एक्सपोर्ट है ऑयल का, वो चाइना खरीदता है और लगभग 30 से 35% हम खरीदते हैं ऑयल। हमारी ऑयल के ऊपर ग्लोबल लेवल पे डिपेंडेंस लगभग हमारी 90 से 80-90% हमारी ऑयल रिक्वायरमेंट जो है वो बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं। अगर हमने रशिया की ऑयल इंपोर्ट नहीं की होती तो उस जो ऑयल प्राइसेस हैं ग्लोबली $70 से $80 पर बैरल थे, वो अगर रशिया का ऑयल बंद हो जाता तो बाकी कंट्रीज से ऑयल जो मार्केट है उसकी डिमांड तो वैसी रहती और सप्लाई उतनी रहती, तो वहाँ प्राइस जो है $80 से लगभग $100 बढ़ जाता ग्लोबल लेवल पे। और चाइना जो है वह तो रशिया से 40% खरीदा, वो $60 की अपर कैप लगा रखी है सैंक्शंस में कि $60 तक लीगली आप खरीद सकते हैं। भारत ने उसी के अंतर्गत खरीदा था। लेकिन चाइना, अगर हम लोग बंद कर देते तो चाइना तो अपना इंपोर्ट $60 और $70 के अंतर्गत रशिया से ऑयल करता और बाकी पूरा वर्ल्ड $100 पे ऑयल परचेज करता। तो कितना ज्यादा ग्लोबल इकोनॉमी पे नुकसान होता इस बात का, ये चीज समझनी चाहिए। और केवल एक साल में जो ऑयल की प्राइसेस को हम लोग कम करने में सक्सेसफुल हुए,
क्योंकि हमने रशिया से $60 में ऑयल खरीदा और भी देशों ने, कुछ देशों ने खरीदा, मना करा जा रहा था। तो वो 33,000 करोड़ का प्राइस डिफरेंशिएशन हमने अपनी जो फॉरेन एक्सचेंज को 33,000 करोड़ का एक साल में देश के हित में हम पैसा बचाने में सफल हुए। तो राष्ट्रहित सर्वोपरि है, हमारे किसानों का हित सर्वोपरि है, हमारे डेयरी फार्मर्स का हित सर्वोपरि है, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी सर्वोपरि है। इसका मतलब यह नहीं कि हमारे अमेरिका से रिलेशंस खराब करने हैं, हम उसको भी ठीक रखना चाहते हैं, बट राष्ट्रीय हित में अगर अमेरिका अपने हित में कोई चीज स्टेप्स लेता है तो भारत को भी अधिकार है कि अपने हित में स्टेप ले। तो रिकंसाइल होता है। बायलेटरल ट्रेड या मल्टीलेटरल ट्रेड जो भी होते हैं, ये तो आपस में नेगोशिएशन है, बार्गेन है, क्या आप दोगे, क्या आपको मिलेगा, इसलिए वो चर्चा चल रही है अभी। ये इट इज नॉट द एंड ऑफ द चैप्टर, एंड ऑफ द डिस्कशन नहीं है ये। और अभी पीयूष गोयल जी और सब बोल रहे हैं स्पष्ट रूप से कि हम लोग जल्दी ही यूएस के साथ ट्रेड डील भारत के हित में और अमेरिका के हित को रिकंसाइल करते हुए इसको साइन कर लेंगे। लेकिन एक चीज और आपको ध्यान रखनी, जब ये प्रॉब्लम थी, मैंने आपको एक्सपोर्ट की बात बताई कि अमेरिका से हमारा एक्सपोर्ट कम हुआ है लेकिन बाकी कंट्री से बढ़ के ओवरऑल एक्सपोर्ट बढ़ गया है। उसका कारण ये था कि हमने यूके के साथ ट्रेड डील कर ली, यूएई के साथ कर ली, ऑस्ट्रेलिया के साथ कर ली, जर्मनी के साथ कर ली, तो अदर मार्केट्स को हमने एक्सप्लोर किया। तो ये है विजनरी लीडरशिप, स्टेटिक लीडरशिप नहीं है। समस्याओं को आइडेंटिफाई करना और उसके समाधान के लिए काम करना, ये मोदी जी का दूरदर्शी के रूप में कार्य करने का एक तरीका है। सर आपकी ना ये जो आपने भी बातें बताई रिगार्डिंग ट्रेड्स, रिगार्डिंग जीएसटी, रिगार्डिंग टैक्स, ऑयल, ठीक है, ये सारी बात और जो आपने सारी पॉलिसीज बताई, उससे ना ये लगता है कि जो मोदी जी ने डिसीजंस लिए हैं वो ऐसा नहीं कि ओवरनाइट डिसीजंस लिए जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल पूरी सोच समझ के लिए और लॉन्ग टर्म प्लानिंग। उस डिसीजन को लेने के पहले जो ग्राउंड वर्क उसके लिए करना होता है, उस डिसीजन को, नहीं तो पॉलिसी कोई भी बना दे, अगर उसको ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, उसके लिए इकोसिस्टम नहीं तैयार किया तो फेल हो जाएगा। तो इसे आप बीजेपी के नेशनल स्पोक पर्सन हो, ठीक है, तो आप आर्थिक विषय देखता हूँ। आर्थिक विषय देखते हो आप। तो जैसे जब आपने अपोजिशन के सारे बयान सुने या अपोजिशन के अपने सारे पॉइंट्स सुने, ठीक है, हाँ। तो आपको मतलब वो आप उन पॉइंट्स को कितनी गंभीरता से लेते हो जो वो बोले जाते हैं? देखिए, बहुत सारी चीजें तो उनकी पॉलिटिकल एजेंडा के अंतर्गत होती है, उनको तो मैं 0% पे डिस्काउंट कर देता हूँ, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर राहुल गांधी ये कहते हैं कि इंडिया इकोनॉमी इज डेड इकोनॉमी, पूरा वर्ल्ड भारत की अर्थव्यवस्था की तारीफ कर रहा है, आपके पास डेटा है कि हम 7.8% से हम पिछले क्वार्टर में हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट हुई, पूरे विश्व की कोई भी अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से नहीं बढ़ रही। एफडीआई हमारे पास सबसे ज्यादा आ रहा है, हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सबसे ज्यादा हो गए, हमारे जो इंडस्ट्री के जो इन्फ्लेशन है वो सबसे कम है, हमारा क्रेडिट ऑफ टेक बहुत तेजी से बढ़ रहा है, हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अच्छा कर रही है, हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अच्छा कर रही है, हमारी डिफेंस की इंडस्ट्री अच्छा कर रही है, हम शिप से लेके चिप भारत में बना रहे हैं। आज HAL का डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक तेजस फाइटर प्लेन्स को हम 6 कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक समय था कि हम अपने देश में भी अपनी आवश्यकता के लिए भी हवाई जहाज फाइटर प्लेन्स नहीं बनाते, आज हमारी HAL कंपनी 6 कंट्रीज को के पास एक्सपोर्ट कर रही है और उसके पास अगले 30 साल तक के ऑर्डर्स बुक भर गए। इतना जबरदस्त हमारी डिफेंस इंडस्ट्री परफॉर्म कर रही। तो फिर अपोजिशन उसको डेड इकोनॉमी कह रही है, तो उनकी सोच को ही अपोजिशन लीडर आज की डेट में है या आज से पहले थे जिनको आप बहुत सुनना चाहते थे? मतलब आपको लगता है जैसे अगर मैं बात करूं, ठीक है, इन कांग्रेस अगर मैं बात करूं तो मनमोहन सिंह इज वन ऑफ देम, जिनको हम मतलब चाहे अगर मैं बीजेपी के पक्ष से बात रखूं तो मैं बहुत सारे उन नेताओं से मिला हूं तो उन्होंने सबने बोला पॉलिटिशियन ने कि अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो मैं अटल जी मतलब हम मनमोहन जी की बात हमेशा सुनते थे अच्छे से। अगर मुझे तो लगता है वो मौनी बाबा थे, वो तो बोलते ही नहीं थे। आप कह रहे हो इकोनॉमिक्स की बात करते थे सर। देखो,
इकोनॉमिक्स की बात आइसोलेशन में नहीं होती। अगर पाकिस्तान के शर्मक शेख में करते हैं, पीओके के बारे में बात करते हैं, ग्लोबल लेवल पे जो फोरम्स हैं, इंटरनेशनल फोरम्स हैं, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी बना दी थी उनने 2014 में। जब हम आए, देश की अर्थव्यवस्था विश्व के फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी में थी। ये कोई डॉलर के रेट बहुत अच्छे थे। डॉलर के फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी तो कंसोलिडेटेडली देखेंगे ना आप, इन्फ्लेशन डबल डिजिट में था, आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कितने कम थे, आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट कैसी स्थिति में थी, करप्शन कितना हाई लेवल पे था, एक के बाद एक करप्शन के केसेस दिख रहे हैं। वर्ल्ड आपको बिल्कुल एक तरीके से नकार चुका था। पाकिस्तान जैसा देश आपको आंखें दिखाता था। आपकी क्या, तो मैं कहता हूं कि ये जो नैरेटिव ग्लोबल लेवल पे, देखिए अमन जी, हमें समझना चाहिए आजकल ग्लोबल नैरेटिव का जमाना है, परसेप्शन का जमाना था। और सोशल मीडिया आपका जैसे ये चैनल है, मुझे लगता है लोग देखेंगे तो उनको कई चीजें पता भी चलेगी। लेकिन आज के समय में सोशल मीडिया का नैरेटिव बिल्डिंग में बहुत बड़ा इम्पैक्टफुल योगदान है। लेकिन एक चीज और है कि नैरेटिव जैसे पॉजिटिव बनता है, वैसे नेगेटिव भी बनता है। ग्लोबल लेवल पे एक नेक्सस है जो है लेफ्ट, लिबरल और मुस्लिम। ये जो नेक्सस जो है, जिसमें आप जॉर्ज सोरोस का भी नाम ले लो, वॉशिंगटन पोस्ट का ले लो, ये जो लोग हैं ये भारत को उभरता हुआ देश नहीं देखना चाहते। ये जो है भारत को इंटरेस्ट के लिए कंड्यूसिव नहीं है। ये ग्लोबल नैरेटिव बिल्ड करते हैं भारत के अगेंस्ट, और हमारे अपोजिशन लीडर्स भी उस नैरेटिव को लीवरेज करने में उनके साथ मिले हुए हैं। खासकर राहुल गांधी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे एक के बाद एक हमारी डेमोक्रेसी को अंडरमाइन कर दो, हमारी इकोनॉमी को अंडरमाइन कर दो, अपने व्यक्तिगत डिसलाइक को आप पूरी तरह से इंस्टीट्यूशंस के ऊपर लाद दो। उन्हें मोदी जी पसंद नहीं है, लेकिन आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, 11 साल देश के प्रधानमंत्री हैं। आज देश और विश्व लेवल पे मोदी जी की लीडरशिप को एक्नॉलेज कर रहे हैं, और भारत की जो सम्मान है प्रतिभा के रूप में, वो आज विश्व पे एक अच्छी पहचान बना के आगे चल रही है, मोदी जी के कारण चल रही है। ऐसा नहीं है कि भारत की पोटेंशियल अब 11 साल में बढ़ गई, वो पहले भी थी। उसको तराशा गया, उसको मजबूत किया गया, उसको एक इकोसिस्टम बना दिया। आज जीआई ज्योग्राफिकल इंडिकेटर थे पिछले 60 साल में, केवल 30-35 ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स रजिस्टर हुए थे। आज 350 से ऊपर इस 3-4 साल में ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स, यानी कोई प्रोडक्ट है जो भारत में बना है, रसगुल्ला बना है तो उड़ीसा का बना है, हल्दी बनी, बासमती राइस बनी तो देहरादून में बना, सिल्क साड़ी बन रही है तो वो वाराणसी में बन रहे, लकड़ी के खिलौने बन रहे हैं। तो ये ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स से कितनी वैल्यूएशन हमारे हैंडीक्राफ्ट्स की होती है। आज 350 आइटम्स ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स के लिए ग्लोबल प्लेटफॉर्म में देश के रजिस्टर हो गए, और आने वाले 2 साल का टारगेट है 10,000 नए आइटम्स हम रजिस्टर करेंगे। कितना इकोनॉमी में बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं, आप स्टार्टअप इकोसिस्टम को देख लो, 100 से ऊपर यूनिकॉर्न बढ़ के 6,000 करोड़ की कंपनियों से ऊपर की वैल्यूएशन है। आज हम ग्लोबल लेवल पे विश्व के दूसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम का देश बन गए हैं। डिफेंस में कितने सारे नए स्टार्टअप शुरू हो गए। हम एक समय में 90% हमारी जो डिफेंस की रिक्वायरमेंट है हम इंपोर्ट करते थे। लास्ट ईयर 68% हमारी डिफेंस की रिक्वायरमेंट हमने डोमेस्टिकली प्रोक्योर की। क्या बदलाव है, समझ। उस बदलाव के कारण हम जब विकसित भारत की बात करते हैं, आत्मविश्वास के साथ जो देश खड़ा है, वो इसलिए कि एक इकोसिस्टम तैयार किया, एक नैरेटिव स्ट्रांगली आत्मविश्वास का तैयार किया है, और ग्लोबल लेवल पे भारत की पहचान बनाई है। इस चीज को जो नहीं समझ रहा, इसके लिए 90 इलेक्शन
राहुल गांधी एक के बाद क्यों हारते हैं, इसीलिए तो हारते हैं। अब तो उनका मोटिवेशन थोड़ा सा अप है। किस तरह का मोटिवेशन है? 10 दिन वो कहीं घूमेंगे, उसके बाद 15 दिन की छुट्टी वो मलेशिया चले जाएंगे, इंडोनेशिया चले जाएंगे और गायब हो जाएंगे। जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी कहा है कि ये जो उनको कवर, सिक्योरिटी कवर मिला है, इट इज एक्सपेक्टेड कि ही शुड टेल द अवर सिक्योरिटी फोर्सेस जो कि वो कहाँ जा रहे हैं, वो बिना बताए क्यों गायब होते, क्या करने जाते हैं। बट सर अभी जो हमारे अपोजिशन इंडिया अलायंस वाले हैं वो तो बोल रहे हैं कि इनके तो सुप्रीम लीडर राहुल गांधी है, एंड उनके लोग बोलते हैं कि वो कहीं घूमने नहीं जाते हैं, वो तो यूथ को इकट्ठा कर रहे हैं। कहाँ पे कर रहे हैं? विदेश में, मलेशिया में इलेक्शन लड़ना है क्या उन्हें? लड़ लें, फिर मलेशिया में ही लड़ लें। वो इंडोनेशिया में जा रहे हैं, वहां लड़ लें। थाईलैंड में जा रहे हैं, वहां लड़ लें, लड़ लें। बहुत गंभीर आपने आरोप लगाए। बिल्कुल, आरोप क्या है, ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या चाहिए, जरूरत ही है। वो बताएं ना, हम कह रहे हैं आप जाइए, कहीं भी जाइए, बता के तो जाइए क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो आप। 15 दिन, ये जो पार्ट टाइम पॉलिटिशियंस जो है ना, वो देश का भला नहीं कर सकते, और वो केवल एक परिवार और उसके जो व्यक्तिगत राजनीति है वो ही कर सकते हैं। उनको 60 साल इस देश ने दिया है ना, फिर आप क्यों नहीं आज की किस्ती की बात बोलते हैं कि 60 साल जो था उस टाइम पे आम आदमी बहुत खुश था। जैसा नैरेटिव अपोजिशन का होता है, ठीक है, कि जो इंडिया अलायंस का पूरा नैरेटिव जो है, जो भी वो बिहार इलेक्शन में भी बात बोल रहे हैं, और वो उन्हीं चीजों को रिवॉल्व कर करके कि जो पॉलिसी पहले थी हम वही पॉलिसी वापस लेके आएंगे। एंड उस दूसरा जो उनका नैरेटिव होता है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है। अरे कमाल है, 1991 में हमने सोना तक देश का गिरवी रखना पड़ा, पानी के जहाज से हमने, मतलब कितनी शर्मसार बात है। इतना बड़ा देश, 140 करोड़ की जनसंख्या वाला, सब नेचुरल रिसोर्सेज का भंडार है यहाँ पे, जो रेयर अर्थ का भी हम अच्छा भंडार भारत में है। नदियां हैं, पानी है, मिनरल्स है, सारी तरह के रिसोर्स, सनलाइट है, सारे रिसोर्सेज हैं। केवल पेट्रोल डीजल को छोड़ के देश का हर रिसोर्सेज में हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ रह सकते हैं। उसमें भी हम सोलर एनर्जी, बायोफ्यूल्स, विंड एनर्जी, रिन्यूएबल ग्रीन हाइड्रोजन, इसमें जाके आत्मनिर्भरता लेके आ रहे। तो आपको 1991 की स्थिति आने की का क्या कारण है, बताओ तो सही। देखो, बहुत समझना पड़ेगा, देश में ना हिस्टोरिकली कई फैक्ट को इन्होंने नैरेटिव के माध्यम से तोड़ मरोड़ के पेश करा है जनता के, मतलब सच्चाई सामने नहीं लाई। आपने 1947 में ये जो 1947 में भारत स्वतंत्र, उसके पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, और ये मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूशन सब स्टैब्लिश हुए थे। IMF हुआ, वर्ल्ड बैंक हुआ, ऐसे इंस्टीट्यूशंस हुए थे, WTO, गैट वगैरह इंस्टीट्यूशन बने थे। और इन्होंने एक वॉशिंगटन कंसेंसस करके एक डॉक्यूमेंट निकाला था कि विश्व की अर्थव्यवस्था कैसे तेजी से आगे बढ़ेगी, और उन्होंने 10 पॉइंट लिखे थे। सब कंट्रीज को अगर अपनी इकोनॉमिक प्रोग्रेस करनी तो ये 10 स्टेप्स फॉलो करने, जिसमें लिबरलाइजेशन था, ग्लोबल मार्केट, टैरिफ कम करना, ऐसे इंटरेस्ट रेट्स को कम रखना, एक्सचेंज रेट को फ्री कर रखना, इस तरह के उन्होंने 10 स्टेप्स लिबरलाइज्ड इकोनॉमी के बारे में रखे थे। और वो 270 तक बहुत अच्छी तरह से स्टैब्लिश हो, 1970 तक वो अच्छी तरह से स्टैब्लिश हो गए थे। चाइना ने उसका बड़ा फायदा उठाया, उसने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अपना स्ट्रॉन्ग कर लिया, और ग्लोबल मार्केट में जो लिबरलाइज्ड इकोसिस्टम बन गया था, उसने वो चाइना बिकेम द मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर द वर्ल्ड पावर। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर प्रोडक्ट, वो उसने ग्लोबली एक्सपोर्ट किया और इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग किया। भारत उस समय रिजर्व हो गया, सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ, हम ग्लोबल इकोनॉमी से अपनी मैन्युफैक्चरिंग और स्मॉल इंडस्ट्रीज और MSME को लिंक नहीं किए। और जब लिबरलाइज इकोनॉमी, चाइना इतनी तेजी से आगे बढ़ के उसने ग्लोबल लेवल पे अपनी को इकोनॉमिक
पावर के लिए स्टैब्लिश किया। हम 1990 में सोना बेचने के लिए मजबूर हो गए, हमारे दिवालियापन के कगार में हो गए। किसकी पॉलिसीज थी? कांग्रेस की तो थी, इन्हीं के लीडर्स की थी। जिस वक्त ग्लोबल इकोनॉमी में अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ हम वर्ल्ड इकोनॉमी को इंटीग्रेट करके, लिबरलाइज करके ग्लोबल मार्केट का ओपन एक्सेस था, उस समय हम अपनी अर्थव्यवस्था को तेज गति से बढ़ाते तो आज से 30 साल पहले चाइना के बराबर की आर्थिक शक्ति बन के खड़े होते। हम दिवालियापन के कगार में थे। ये इकोनॉमिस्ट प्राइम फाइनेंस मिनिस्टर थे क्या मनमोहन सिंह? वही तो थे उसके पहले। वह सेंट्रल बैंक के गवर्नर थे, वह फाइनेंस सेक्रेटरी थे। कैसे ये हुआ? ये जवाब तो देंगे वो। 1990 की बात आप सडनली चीजों को बदल दो और कहो कि पिछले को भूल जाओ। और मैंने क्या हालत हुई थी उसके बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी जी आए 98 में, तब जाके हम आर्थिक रूप से संपन्न हुए। हमने टेलीकॉम सेक्टर को खोला, हमने चतुर्भुज रोड को बनाया, जो गोल्डन ट्रायंगल बनाया, हमने पीएसयू के अंदर डाइवर्सिफिकेशन लिबरलाइजेशन किया, हमने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करके अमेरिका के सैंक्शंस के चैलेंज को, चुनौती को मजबूती से ठीक किया। और हम एक अच्छी तरह से इकोनॉमी को, शाइनिंग भारत का स्लोगन थोड़ा सा इन्होंने मैनिपुलेट कर लिया, बट अर्थव्यवस्था उस अटल बिहारी वाजपेयी जी की 6 साल में 98 से लेकर 2004 तक हमारी अर्थव्यवस्था एकदम वापस पटरी पे आई, जिसका फायदा 2004 में कांग्रेस ने उस अर्थव्यवस्था को 2004 से 9 के बीच में उसका फायदा उठा के सारी जन कल्याणकारी योजनाओं को जो लेके आए। और जन कल्याणकारी योजनाओं को कैसे चलाओगे? आपके पास रिसोर्स ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, तो क्या चलाओगे? तो जो अर्थव्यवस्था को मजबूती अटल जी ने प्रदान की, उसको 2004 में इन्होंने ठप कर दिया। और उसके बाद 2004 के बाद 2009 में के बाद की अगर आप इतिहास देखो तो धीरे धीरे हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह डीरेल हो गई, भ्रष्टाचार में लिप्त होके, परिवारवाद में लिप्त होके, कुछ लोगों के क्रोनी कैपिटलिज्म के माध्यम से बैंकों को लूटा, जमीन को लूटा, आकाश को लूटा, 5G, कोल घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला और बैंकों का लूट, एनपीए सारा खत्म करके वापस 2014 में फ्रेजाइल 5 पे लाके हमारी अर्थव्यवस्था को खड़ा कर दिया। उसके बाद फिर से मजबूती से हम आगे बढ़े। तो मैंने आपको बता दिया 47 के बाद किस तरह से इन्होंने वी मिस द बस कहते हैं ना, जो अर्थव्यवस्था को तेज गति प्रदान करते वो मिस करा और ये हालत है। और फिर मुझे तो लगता नहीं कि मनमोहन सिंह बहुत महान अर्थशास्त्री है। मैं तो अर्थशास्त्री का, अर्थव्यवस्था का स्टूडेंट हूँ। आर्थिक विषय को मैंने गहराई से सुना है, समझा है, पढ़ा है। अंत्योदय, दीनदयाल जी का, दत्तोपंत ठेंगड़ी जी, ये लोगों ने एक दिशा दी है जिसके ऊपर आज मोदी जी स्वदेशी को लेके चल रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत को लेके चल रहे हैं, वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं और विश्व के पटल पे ग्लोबल साउथ और अफ्रीकन कंट्रीज को लीडरशिप प्रदान कर रहे हैं। बिल्कुल सर, आपके लिए ना मतलब आप मतलब कुछ चुनिंदा लोगों में से हो गोपाल जी, जिन लोगों को, या तो मेरा अभी सर्वे थोड़ा काम है, छोटा है, ठीक है, क्योंकि जितने भी लोगों से मैं मिला हूँ, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है, वो लोग हमेशा बोलते हैं कि मनमोहन जी का एक अच्छा हाथ रहा है। आपने एक बहुत ट्विस्टिंग एक वे दिखाया आज। ट्विस्टिंग नहीं, मैंने आंखें सच्चाई दिखाई है, आईना दिखाया है। वो कितने इंटेलिजेंट होंगे बट इन इम्प्लीमेंटेशन ही वॉज ए फेल्ड फाइनेंस मिनिस्टर। मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं कि ही हैज नॉट डन गुड फॉर द कंट्री। आपने एक अलग एक आईना यहाँ पे दिखाया है, मतलब जो मेरा आज व्यूअर्स देखेंगे कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हमने ये सुना है कि हाँ, मतलब आज आपकी बात सुन के मुझे खुद लगा कि ये क्राइसिस जो आया था वो भी उन्हीं के टाइम पे आया था। वो क्राइसिस से ऊपर लेके आया, दैट इज अ वेरी गुड थिंग, लेकिन क्राइसिस आया भी उन्हीं के टाइम पे। हाँ, ये आज आपने मतलब, मैं नरसिम्हा राव जी को फिर भी पॉजिटिवली मानता हूं कि वो इनमें, हाँ, बट वो इकोनॉमिस्ट नहीं थे,
बट उनमें विल पावर थी, उनने क्राइसिस के लिए बाहर निकाला। बट उस क्राइसिस में को एंटिसिपेट जो नहीं करता कांग्रेस, उसकी जिम्मेदारी भी उसी की है। आज कोविड हुआ, कोविड की त्रासदी हुई, चुनौती हुई, लेकिन उसको एंटिसिपेट करके उसके लिए मजबूती से मोदी जी ने काम तो किया ना। तो आपने क्राइसिस को एंटिसिपेट ही नहीं किया, आपने उस क्राइसिस तक पहुंचाने में देश में एक बड़ी रोल अदा किया है। तो आप मतलब ऐसा, जो मेरा एक पहले भी क्वेश्चन था, ऐसा पोजीशन में, आज की करंट पोजीशन में आपके अकॉर्डिंग आप किसको देखते हो कि हाँ, अगर ये बीजेपी का, मतलब ये ऐसा इंसान है जो पोजीशन में बैठा हुआ है, पूरे इंडिया अलायंस का मैं कर रहा हूँ, ठीक है, जो अगर बीजेपी में होता तो अच्छा होता, यार इसको होना चाहिए, इसको आप देखते हो कि हाँ, अगर ये नहीं, बीजेपी के द्वार सबके लिए खुले हुए हैं। हम इतनी बड़ी 19 करोड़, जिनका काम आपको देख के लगता है कि ये काम वाइज ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये प्रॉब्लम, एक दो टाइप के लोग होते हैं जनरली, एक होते हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर के होते हैं, एक होते हैं प्रॉब्लम हाईलाइटिंग नेचर के होते हैं, जिनको सिर्फ प्रॉब्लम ही दिखती है। तो आपको ऐसा कौन सा पॉलिटिशियन दिखता है अदर देन इन बीजेपी पार्टी में नहीं, बीजेपी से बाहर, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर का हो? नहीं, अभी देखिए ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसके बाद मोदी जी ने कुछ अपोजिशन के लीडर्स को, बाहर भी जाना, सभी लग 60-70 एमपी को, जिसमें सभी पार्टी के लोग थे, बाहर के भी थे, भाजपा के भी थे, लेकिन कई जो ग्रुप्स को की लीडरशिप अपोजिशन पार्टी के लीडर्स को दी। उन लोगों ने भारत के लिए बड़ी पॉजिटिवली अपनी बात को रख के ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे बहुत अच्छी तरह से रखा। उसमें शशि थरूर जी का काफी नाम आया, और उन्होंने स्पष्ट रूप से उसको, उनको भी कांग्रेस ने डिसओन करा। तो ये एक तरीके से कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। बाकी और भी थे, मनीष तिवारी जी ने भी पॉजिटिवली रखा, और भी लोगों ने रखा, गुलाम नबी आजाद कई बार अच्छी बात है। तो मैं ये कहता हूं कि देखो, इन द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिशियंस, ग्लोबली आप देखो, किसी भी कंट्री में अपोजिशन लीडर्स भी जब नेशनल इश्यू होते हैं तो वो सरकार के साथ खड़े होते हैं। हमारे यहाँ ऑपरेशन सिंदूर को भी क्वेश्चन करने वाले खड़े होते हैं, आर्मी की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को भी अंडरमाइन करने के लिए खड़े होते हैं, और यहाँ तक कि ग्लोबल लेवल पे हमारी प्रजातंत्र को बहुत सराहा जाता है कि इतने सब चैलेंजेस, चुनौती के बाद भी भारत में प्रजातंत्र बहुत मजबूत तरीके से, हम हर 5 साल में इलेक्शन करते हैं, पंचायत से लेके ऊपर तक करते हैं, सरकारें बदलती हैं, जो पावर में होते हैं उनको भी तुरंत हटना पड़ता है। एक एग्जाम्पल है हमारे देश में जो काला अध्याय है, वो है इमरजेंसी का, 1975। उसका जवाब कौन देगा? प्रजातंत्र की बात करते हो, इमरजेंसी की बात नहीं करते। वो जवाब नहीं, प्रजातंत्र को आपने गला घोटा था। मैं तो खुद जेल में रहा 3 महीने इमरजेंसी में, मैं सत्याग्रह किया था, मैं तो 8वीं कक्षा में था, तो हमें जेल में बंद कर दिया। अरे आपको क्या है जवाब? सरकार को, उस कांग्रेस को देना पड़ेगा। आपके इतिहास में काले धब्बे बहुत हैं। 1984 का सिख दंगा, जिस तरह से आपने सिख समाज का कत्ले आम किया है, ये क्या आपकी राजनीति से प्रेरित कदम, केवल राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि का काम नहीं था? इमरजेंसी है, क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस है। आप कितने नक्सलवाद का सलवा जुदुम, जैसे आप नक्सलवाद कितना पनप रहा था आपके समय में, आप बिल्कुल कुछ नहीं कर पाए, इतना बढ़ गया, पूरी पैरेलल सरकार चला लेते थे। आज अमित शाह जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया 2026 मार्च तक नक्सलवाद को भारत से खत्म कर देंगे। आज हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, आज अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश की क्यों बढ़ रही है, बताओ मुझे। अगर कोई मुझसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में क्या चीजें चेंज हुई है, तो सबसे पहले अगर मैं ग्राफ देखूंगा कि योगी जी के आने के बाद क्या हुआ, गुंडा राज कम हुआ। बिल्कुल, ये बात। उसके बाद जब गुंडा राज कम हुआ तो फिर तो फिर इन्वेस्टमेंट आया, तो फिर इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। तो ये योगी जी ने एक बहुत अच्छा ग्राफ बनाया था, पूरा सिस्टमेटिकली, जो यूपी के लोगों ने देखा कि सब, अगर गुंडा राज रहता तो फिर बाकी इन्वेस्टमेंट नहीं आते, हाँ। लोग डरते इन्वेस्ट करने से, तो उन्होंने सबसे पहले गुंडा राज खत्म करा, जड़ से काम करना स्टार्ट करा। तो यूपी इज जैसे पहले मोदी जी की टाइम पे हम देखते थे कि एक एग्जाम्पल होता था कि हम गुजरात मॉडल की बात करते थे, आज
सब यूपी मॉडल की बात करते बिल्कुल हैं है। कि हम यूपी एक बहुत बड़ा स्टेट है सर, बीमारू राज्य था, हाँ, बीमारू राज्य बीमारू राज्य बिहार और उसके साथ बीमारू राज्य के रूप में कंसीडर किया जाता था। आज दूसरे पायदान पे तेज अर्थव्यवस्था में पहुंच गया है और इतनी बड़ी जीडीपी ग्रोथ रेट हुई है। क्यों हुई है? क्या बदला है? केवल ये बदला है ना जो आपने कहा, लॉ एंड ऑर्डर की परसेप्शन। मैं कल एक इंडस्ट्रियल इकोटेक इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने मुझे बुलाया था, उनका एक कार्यक्रम था, दिवाली का ही था, लेकिन उन्होंने सारे इंडस्ट्रीज को बुलाया था। उसमें उन्होंने कहा कि एक समय था जब हम यहाँ फैक्ट्री लगाने आ रहे थे तो मेरे परिवार के और जो पहचान के लोग थे, जो इंडस्ट्री के सब बड़े इंडस्ट्रीज थे, उन्होंने मुझे बोला, अरे तुम कहाँ नोएडा में जा रहे हो, ये तुम्हें बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, वहां पे तो फिरौती, और ये फिरौती यहाँ पे एक तरीके से उद्योग था, तो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर और ये मुश्किल है, कैसे है। तो उन्होंने फिर भी हिम्मत करके उन्होंने कहा, मैंने लगाया। आज जब जेवर एयरपोर्ट यहाँ पे आ गया, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, वही लोग वो कह रहे हैं, मुझे फोन कर रहे हैं कि मुझे जमीन दिलवा दो, यहाँ पे हम भी फैक्ट्री अपनी लगाएंगे। तो ये बदलाव है, ये कारण है, क्योंकि एक लॉ एंड ऑर्डर महत्वपूर्ण है। आप नक्सलवाद नहीं खत्म कर पाए, टेररिज्म को नहीं खत्म कर पाए, इंटरनल जो तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस को मजबूत नहीं कर पाए, तो यह सब चीजें, डिफेंस को नहीं मजबूत कर पाए थे। सर 2 राज्यों के नाम लिए, बीमारू राज्य में, उसमें एक तो था यूपी, उसका तो योगी जी ने अब दशा चेंज कर दी है। एक आपने नाम लिया बिहार, हाँ जी, इलेक्शन में आने वाला। हाँ, क्या बीजेपी का क्या रोड मैप है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स? क्योंकि आज हम जो बात कर रहे हैं, क्योंकि आप कुछ उन लोगों में से हो जो इकोनॉमिक्स में मेरी पूरी जनता को, मतलब जितने भी लोग मेरा पॉडकास्ट देखते हो, मेरी ऑडियंस है, उनका बहुत अच्छे से बता पाओगे कि बीजेपी का इन टर्म्स ऑफ रोड मैप क्या है बिहार में अगर आपकी सरकार बनती है तो। देखिए, बिहार की भी समस्या एक बड़ी है कि वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के एवेन्यूज खड़े करने पड़ेंगे, और वहां से माइग्रेशन बहुत होता है, और वहां पे लेबर माइग्रेशन बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम देखती है कि बहुत बड़ा जो इशू है वो होता है कि यूथ को माइग्रेट करना पड़ता है। हाँ, क्योंकि उसके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बिहार में कम है। वो कैसे होगा? वो इंडस्ट्रियलाइजेशन से एक होगा, और इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी लार्ज इंडस्ट्री से ओवरऑल इकोनॉमी तो तेजी से बढ़ती है, ओवरऑल जीडीपी बढ़ता है, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे उसकी दिक्कत होती है, नीचे के लेवल पे। तो एमएसएमई वगैरह को बढ़ाना, उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। तो वहां पे अगर आप पिछले कई सालों में देखेंगे, 4-5 साल वगैरह में देखेंगे, तो मोदी जी ने काफी इन्वेस्टमेंट वहां पे किया है। आप जो गैस वाली बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्लांट्स हैं, बहुत सारे, अभी भी कई तरह के इन्वेस्टमेंट सरकार कर रही है। तो एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देना है, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत प्रदान करना है, और वहाँ पे लार्ज इंडस्ट्रीज को भी बैकबोन को स्ट्रॉन्ग करना है। बीजेपी फॉर बिहार जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम एक अच्छी फाइट मिली थी बीजेपी को इन टर्म्स ऑफ, मतलब उस समय तो उसे ही महागठबंधन था, आज भी महागठबंधन है, तो एक बहुत अच्छी फाइट दी गई थी तेजस्वी के थ्रू, कि मतलब बिल्कुल नेक टू नेक रहा था, बहुत लेट इलेक्शंस के रिजल्ट को, और लास्ट में भी आकर उन्होंने जो होता शायद कि ईवीएम में उन्होंने सवाल उठाए थे और उन्होंने बोला कुछ वोट चोरी हुआ है, ठीक है। तो हाउ कॉन्फिडेंट इज बीजेपी की इस बार बिल्कुल क्लियर मेजोरिटी है? देखिए, एक ही एग्जांपल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एसआईआर स्पेशल ये जो रोल और ये जो इनका इन्वेस्टिगेशन जो चल रहा है इलेक्टोरल रोल्स का, वो बहुत आवश्यक मैं मानता हूँ। उसके बारे में डिस्कस भी कर सकते हैं, लेकिन जो इन्फिल्ट्रेशन है हमारे देश में, इलीगल लोग रह रहे हैं, उनने वोटर लिस्ट में अपने आप को कहीं एनरोल करवा लिया, तो वह एक बहुत बड़ी समस्या है, और वह देश के लिए बहुत डेंजरस भी है। उसको करना बहुत ज़रूरी था, और इलेक्शन कमीशन उस प्रोसेस को कर रहा था, बड़े ट्रांसपेरेंटली कर रहा था। कुछ चीज़ें ऑब्जेक्शन हो सकती है, इलेक्टोरल रोल्स में कई कमियां हमें भी पता, आपको भी पता होती है, क्योंकि कंटिन्यूस प्रोसेस है, लोग माइग्रेट कर जाते हैं, डेथ हो जाती है, नए लोग, उम्र बढ़ जाती है, फिर इस तरह का कई तरह का टेक्निकल लेवल पे भी कई तरह की उसमें
खामियां आ जाती है। तो वो SIR को लेके वो पूरा अभी से वो कैंपेन चला रहे हैं। वो एक चीज है, उन्हें अपनी हार सुनिश्चित दिख रही है, उसके लिए वो स्केपगोट ढूंढ रहे हैं। ईवीएम कहाँ गया भाई? ईवीएम के पीछे आप पड़े हुए थे। जब कर्नाटक में जीतते हैं तब ईवीएम की बात नहीं करते, कहीं और जीतते तो बात नहीं करते, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी जीत गई तो ईवीएम की बात हो गई। आप इलेक्टोरल रोल्स की मैनिपुलेशन की बात करते हो, तो 90 से ज्यादा इलेक्शन राहुल गांधी कंटिन्यूअसली हारते जा रहे हैं, हारते गए हैं और हारते जा रहेंगे। और उसमें उन्हें लेकिन कांग्रेस की लीडरशिप अपने कंट्रोल में रखना है। तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स ना हो और वो दूसरों के ऊपर, अपनी लीडरशिप के ऊपर हार की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, इसलिए वो पहले से ही अपनी हार को स्वीकारोक्ति है ये जो वो कर रहे हैं। और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें कहा है कि ये प्रोसेस पूरी ट्रांसपेरेंटली हो, फिर भी वो कर रहे हैं। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है। इंडी गठबंधन आपस में अभी तक सीट का बंटवारा ढंग से नहीं कर पाया को, तो वो अपने सीएम कैंडिडेट के लिए भी बात नहीं कर पा रहे। तो वो स्पष्ट दिख रहा है कि उन्होंने हार की स्वीकारोक्ति कर ली है। ये आपने बहुत से पॉइंट आया। एक रिसेंट मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, उसमें राहुल गांधी जी भी थे और तेजस्वी यादव जी भी थे। तो तेजस्वी यादव जी से पूछा गया नेक्स्ट पीएम कौन, तो उन्होंने बोला 100% राहुल गांधी। राहुल गांधी जी से पूछा नेक्स्ट सीएम कौन, तो वो नहीं बता पाए कि बिहार का सीएम तेजस्वी यादव। तो आपको लगता है कि कुछ है वहां पे गड़बड़ है? सीएम ही नहीं बनेगा तो कैसे बता देंगे राहुल गांधी? उन्हें पूरा विश्वास है कि हमारा सीएम नहीं बन रहा, इसलिए वो कैसे नाम बता देंगे? आपका सीएम? देखिए, हमारे तो इनके लीडरशिप में चल रहा है, नीतीश जी के लीडरशिप में लड़े हैं, उन्हीं की लीडरशिप में है। फाइनली तो सेंट्रल लीडरशिप तय करती है, पार्लियामेंट्री बोर्ड फाइनली अप्रूव करता है, लेकिन ये एनडीए, बीजेपी का अकेले की वहां पे लड़ाई नहीं है, इलेक्शन एनडीए की है। तो एनडीए के जो घटक दल है और जो विधायक जीत के आएंगे वो तय करेंगे। ये इलेक्शन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। तो जैसा हमने मुंबई या महाराष्ट्र में देखा था, ठीक है, टू बी करेक्ट, महाराष्ट्र में जो हम देखा था कि बीजेपी के एंड हमारे शिवसेना, ठीक है, शिवसेना के जो गुट में हमने देखा था कि वहां पे जिसकी ज्यादा सीटें आई थी तो हमने फिर उस हिसाब से सीएम चूज करा था। इस बार इन बिहार में भी वैसा होगा या फिर हम नीतीश जी के मतलब नेतृत्व में अगर हम चुनाव लड़ रहे हैं तो फिर बाद में तय होगा आफ्टर इलेक्शन? देखिए, अभी ना भाजपा ने कुछ तय किया है ना किसी ने तय किया है। ये चीजें बहुत स्पष्ट रूप से अमित शाह जी कल भी बोले हैं, वहां आज भी बिहार में ही है। उन्होंने स्पष्ट रूप से नीतीश जी के पास भी मिलने भी गए थे, मीटिंग भी हुई, कि हम लोग मिलके लड़ रहे हैं। और एनडीए में जो जेडीयू का बहुत बड़ा रोल सेंटर में भी है, तो उसका हम सम्मान करते हैं। और एनडीए जो गठबंधन की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसके जो रिक्वायरमेंट है, उसके अनुसार वो उस धर्म को लेके चलते हैं। सर, एक अपोजिशन का बहुत बड़ा ना, मतलब जब भी कोई जनरल इलेक्शन, जब भी कोई स्टेट इलेक्शंस आते थे, बहुत उनका एक आप लोगों के ऊपर, लाइक बीजेपी के ऊपर एक आरोप रहता है कि बीजेपी हमेशा कुछ काम गिनवाती है। बीजेपी इलेक्शन दो चीजों में लड़ती है, पहला मोदी जी के चेहरे पर लड़ती है, दूसरा वो सेंट्रल के काम गिनवाती है, रादर देन कि अगर हम दिल्ली के इलेक्शंस लड़ते हैं, ठीक है, अब दिल्ली में अब नेक्स्ट इलेक्शन जो होंगे तो अपोजिशन ये बोलती है कि हम कभी स्टेट के काम नहीं गिनवाते हैं, हम हमेशा सेंट्रल लेवल पे, फॉर एग्जांपल ऑपरेशन सिंदूर की हम बात करेंगे जो कि सेंट्रल लेवल का काम है, हम कभी स्टेट की बात नहीं करते, ये अपोजिशन बोलती है। तो इसको मतलब आप कैसे देखते हैं इस चीज को? देखिए, ये सच्चाई ये है कि हम इलेक्शन दो कारणों से जीतते हैं। एक तो भारत की जो पहचान है विश्व के रूप पटल पे, दो तीन कारण है जिसके कारण हम इलेक्शन जीतते हैं। मुझे लगता है वो और भी हो सकते हैं, लेकिन दो तीन मुख्य कारण बताए। मोदी जी का नेतृत्व तो है, उसके कारण ग्लोबल पहचान भारत की बढ़ी हुई है, और एक हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी दिशा में चल रही है। तीसरा प्रमुख कारण है कि जो रिसोर्सेज हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं हमारी, मैं तो यहाँ पे एक गोपाल नमो सेवा केंद्र के माध्यम से सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए निशुल्क रूप से लोगों को
कैंप भी चलाते हैं, वो करते हैं, जोड़ते हैं। नमो सेवा। हाँ, गोपाल नमो सेवा केंद्र के माध्यम से हम अलग अलग जगह कैंप लगाते हैं और हमने डेटा इकट्ठा किया केंद्र और प्रदेश का। 126 सरकारी योजनाओं का पूरा डेटा है, उसमें क्या लाभ है, उसके अनुसार उनमें क्या डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है, एलिजिबिलिटी क्या है, और उस एलिजिबिलिटी को फॉर्म को कैसे भर के कैसे जमा करना है, उसको फॉलो पूरा हम लोग और हमारी टीम है जो ये करती है। जगह जगह कैंप भी लगाती है। हम 23 कैंप ऑलरेडी लगा चुके हैं और हमने ग्राउंड लेवल पे लोगों से कनेक्ट करके देखा है। तो जन कल्याणकारी योजनाओं का पेनिट्रेशन, कांग्रेस और अपोजिशन कहते हैं कि बहुत सारी योजनाएं तो हम भी चलाते थे। हाँ, आप चलाते थे, लेकिन उसका पेनिट्रेशन क्या था? 30% लोगों को उसका लाभ मिलता था। पहले आप क्या करते थे कि कोई सरकारी योजना की घोषणा करी यहाँ पे कांग्रेस अपोजिशन ने। अब पहले तो बहुत से लोगों को पता ही नहीं है उस योजना के बारे में, कम्युनिकेशन बहुत पुअर था। अगर पता चल गया तो मुझे ये नहीं पता कि मेरी एलिजिबिलिटी है कैसे है, कहाँ जमा करूं, कहाँ डॉक्यूमेंट करूं। मुझे ही दौड़ भाग करके कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, किस सरकारी दफ्तर में जमा करना है, उसके चक्कर लगा के फिर उसमें भ्रष्टाचार भी था। तो 30% लोगों को जो एलिजिबल है उनमें से 30% लोगों को ही उस योजनाओं का पिछले 60 साल में लाभ मिला है। उसके बाद पिछले 10 साल में, इस डिकेड में 60 to 65% पेनिट्रेशन उन योजनाओं का, हम जन कल्याणकारी योजनाओं का जनता तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। जो लाभार्थी हैं उन लाभार्थियों को उस योजना से जोड़ के उनको लाभ सीधा उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से हम ट्रांसफर करने में सफल हुए। 44 लाख करोड़ का पिछले 11 साल में जन कल्याणकारी योजनाओं को हम उन्हें देने में सफल हुए। क्लिक ऑफ बटन में लाखों करोड़ रुपए एक सेकंड में उनके अकाउंट में बिना किसी भ्रष्टाचार के लीकेजेस के पहुंच जाता है। और अब हमने टारगेट रखा है 100% सैचुरेशन। अगर 2019 में हर घर जल योजना लेके आए थे, प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी, उस समय देश में 2.5 करोड़ घरों को नल के द्वारा जल मिल रहा था। अब वही लगभग 8 करोड़ घरों को नल के द्वारा जल मिल गया है इस 6 साल में। और पिछले 19 तक, 2019 तक, 47 से 19 तक आप केवल 2.5 करोड़ लोगों घरों से नल से जल दे पाए। अब हमने 8 करोड़, और ये कह रहे हैं हम 15 करोड़ जो घर है उन 19 करोड़ घरों को हम जल्दी ही नल के द्वारा जल देने में सफल हो जाएंगे। तो यह कारण है जन कल्याणकारी योजनाओं की जो लास्ट माइल तक, जो अंत्योदय है, समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाना बिना किसी लीकेजेस के, भ्रष्टाचार के, वह प्रमुख कारण है। और अगर सरकार के पास पैसा नहीं होगा तो ये कैसे सफल होंगे? तो रिसोर्स भी जनरेट किए हैं, उसकी इंप्लीमेंटेशन भी किया। और आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की योजनाओं का हम बात करते हैं, बिल्कुल करते हैं, क्योंकि हमारे देश का फेडरल स्ट्रक्चर जो है उसमें ज्यादातर रिसोर्सेज जो डिस्ट्रीब्यूशन में लास्ट माइल कनेक्टिविटी तो स्टेट्स देती है, लेकिन पैसा और उस योजना का वर्गीकरण, उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका पॉलिसी फॉर्मुलेशन या जो स्ट्रक्चर है वो सेंटर डिसाइड करता है, अनाउंस करता है। उसके बाद स्टेट की परफॉर्मेंस में वो फंड उनको ट्रांसफर करता है। पश्चिम बंगाल का एग्जांपल मैं देता हूं, मैं इलेक्शन में पश्चिम बंगाल को भी स्टेट के इलेक्शन में देखा है। प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में वो डेटा सेंटर को देने को तैयार नहीं है। अगर वो डेटा नहीं देंगे, उनके बैंक अकाउंट नहीं देंगे, तो उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर नहीं होगा। केंद्र का पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ तो किसका नुकसान हुआ? उस प्रदेश की जनता का। तो इस तरह का भेदभाव है। तो केंद्र सरकारी योजनाओं को बनाता है, स्टेट्स को उनके लिए पैसा एलोकेट करता है, बताता है, जो स्टेट्स उन योजनाओं में जितना परफॉर्मेंस करके अपनी रिपोर्ट भेजते उसका पैसा देता जाता है। तो जो केंद्र सरकार की योजनाओं का लगभग
42% तो केंद्र सरकार रिसोर्सेज सीधे देता। अब तो जीएसटी के अंतर्गत भी सीजीएसटी आईजीएसटी के अंतर्गत स्टेट्स को और सेंटर को और स्टेट जीएसटी उनके अंदर मिलता है, और सरकार इन एडिशन जो सरकारी योजनाओं का पैसा भी केंद्र सरकार देता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जो आप बता रहे हो, जिससे हम हम इलेक्शन इसलिए हम केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में आप लोगों को ये बताते हैं, प्रमोट करते हो आप ज्यादा, और और उन स्टेट्स को बताते हैं परफॉर्मेंस की, जिस स्टेट्स ने अच्छा परफॉर्म किया उन स्कीम्स में। उनके अभी हर घर जल योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश 90% घरों तक जल देने को वो सफल हो चुका है। कर्नाटक का देखो आप, अलग अलग जो प्रदेशों को देखोगे जिन प्रदेश ने अच्छा परफॉर्म किया है हेल्थ में, अब अपोजिशन में केरला अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको तारीफ भी की जाती है। सर व्हेन आई लुक टू द स्टेट्स, जब मैं पूरा इंडिया का मैप देखता हूँ तो 2 स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे आफ्टर मोदी जी 2014 की बात कर रहा हूँ, मोदी जी ने बहुत कोशिश करी है उन स्टेट्स में एज ए स्टेट इलेक्शन जीत के घुसने की। एक था दिल्ली जो सक्सेसफुल हुआ मिशन, सेकेंड इज जो अभी तक नहीं हुआ है वो है बंगाल। बंगाल में मोदी जी ने बहुत, मतलब हमने देखा था इन लास्ट जो जनरल इलेक्शंस थे हमारे, मोदी ने बहुत उसमें मतलब रैलीज करी थी और बहुत बड़े बड़े मिनिस्टर्स आए। उसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया क्या प्रॉब्लम है, वहां पे क्या इशू, घुसपैठिया और इन्फिल्ट्रेशन का जो नंगा नाच बंगाल में, पश्चिम बंगाल में हो रहा है। उन लोगों के वोटर कार्ड बन गए हैं, उन लोगों को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में बसाया गया है स्पेसिफिकली प्लानिंग करके, और वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, वो पूरी तरह से वहाँ पे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वह पूरी तरह से इलेक्शन के समय में गुंडागर्दी पे आमदा होके इलेक्शन को कॉन्ट्रामांड करते हैं। जो लोग आपको वोट देते हैं वहाँ पे, उन लोगों को किस तरह से उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, तो उन लोगों की क्या गलती है? मतलब आप वहां पे, अब अगर आप ही बात बोल रहे हो, अगर मैं आपकी बात कोई मेरी जनता सुन रही है, हम सब उस चीज को अगर माने, तो फिर उन लोगों की क्या गलती है जो सही में वोट दे रहे हैं? मतलब ये फिर प्रॉब्लम सॉल्व क्या नहीं हो पाएगी? नहीं तो बिल्कुल, अब तो एसआईआर वहां भी शुरू हो गया है और सरकार भी, रास्ता वहां पे रहेगा। नहीं तो धीरे धीरे केंद्र सरकार भी स्ट्रांगली, अगर वोटर लिस्ट अपडेट हो जाती है तो मेरे ख्याल से ये बहुत सारी जो फेक वोटर्स हैं उनका, जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, घुसपैठिए जिनको कहते हैं अमित शाह जी, वह उनका एक जो चुनौती है उसको पूरी कर देंगे तो मुझे लगता है कि वहाँ पे भी एक बदलाव की आंधी बहुत तेजी से बह रही है। और हम लोगों ने काफी बढ़त हासिल की है, हमारे तो कोई प्रेजेंस ही नहीं थी। इससे पहले हमारे 3 या 4 एमएलए होते थे, हम 70, क्योंकि हम ये कहते हैं कि हम सरकार बनाएंगे इसलिए आपको 3 से लेके 72 सीटें होना भी लगता है। क्या हमारा जो 3 से 72 है जो आंकड़ा है, ये मतलब मैं इसके लिए आपको मतलब आपको बहुत शुभकामनाएं दूंगा। बहुत अच्छा आंकड़ा आपने छुआ है। और वहां पे 19 हमारे एमपी जीते थे। आपने एक अच्छी जंप मारी, लेकिन अभी भी अगर मैं देखूं तो मतलब अगर मैं आपको एक बीजेपी विनिंग स्टेट का अगर मैं एग्जांपल दूं, वो यूपी ही है। यूपी में लास्ट टाइम जब योगी जी फर्स्ट नहीं, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, फिर बिहार में भी हमारे एनडीए ने अच्छा परफॉर्म किया है, आंध्रा बहुत अच्छा करेगा, फिर सारे जो स्टेट्स हैं, कर्नाटक में थोड़ा हमें धक्का लगा लेकिन फिर भी वहां पे हमारे एमपी के अच्छे, तो नॉर्थ ईस्ट पूरी तरह से भाजपा के साथ है। दक्षिण में हम लोग अच्छी, आंध्रा में, केरला में हमारा बहुत अच्छा परिवार का काम है। राहुल गांधी ने एक चीज बोली थी जब उनके लास्ट टाइम इलेक्शन था कि कहाँ, मतलब अपना जो उनकी दूसरी जो सीट थी वायनाड में, हाँ, कि जब अब यहाँ से वायनाड से प्रियंका गांधी जी, तो उन्होंने वायनाड में जाकर बोला था कि यहाँ आके मुझे समझ में आया असल पॉलिटिक्स किसे कहते हैं। यूपी की उन्होंने बुराई करी थी, मतलब इस वाले 52-55 साल के बाद वो पॉलिटिक्स अभी समझ ही रहे हैं, तो और थोड़ा मेरे ख्याल से 10-20 साल और लगेंगे समझने में, तो ठीक है, समझते रहें आप। जो हमारा अब मेरा जो अगला क्वेश्चन था वो था हमारे दिल्ली के ऊपर। हाँ, दिल्ली को आपने बहुत क्लोजली देखा है, बहुत पास रहे। हाँ, मैं तो 20 साल दिल्ली में रहा हूँ, बहुत क्लोजली देखा है। तो आपने वो पूरा शासन देखा होगा हमारा शीला दीक्षित जी के टाइम का, आम आदमी पार्टी के टाइम का। मैं भी बीजेपी का नहीं बोलूंगा, ठीक है,
अभी स्टार्ट भी हुआ, हम्म। जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है। हाँ। उनकी पहली परीक्षा भी छठ पूजा पे होगी कि किस तरह से हाँ। यमुना साफ उनको हाँ। मिलेगी, ठीक है। हाँ। तो आप क्या से देखते हो कि शीला दीक्षित जी के टाइम का दिल्ली और आम आदमी के टाइम का दिल्ली? देखिए, मैं तो शीला दीक्षित जी के टाइम की बात में इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ चीजें हुई है, लेकिन उसमें आपने अटल जी के टाइम के भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। फ्लाईओवर मैन जो बीच उसके पहले जो फ्लाईओवर्स भाजपा को, जो भारतीय जनसंघ के टाइम पे शीला दीक्षित जी के सत्ता में रहने के पहले जो भाजपा की सरकारें रही हैं, उन्हें में ये कहा जाता था कि जो फ्लाईओवर मैन के रूप में भाजपा सरकार को माना जाता था। शीला दीक्षित कॉमनवेल्थ गेम्स का किस तरह से देश का घोटाला तो केवल नहीं, वो कंप्लीट फेलियर था। अभी मैं कल ही रिपोर्ट पढ़ रहा था, जब 2030 में हम बिड कर रहे हैं भारत में कॉमनवेल्थ गेम की, तो उसकी पूरी रिपोर्ट में आया था कि कैसे इससे पहले जब हम शीला दीक्षित जी के टाइम पे कॉमनवेल्थ गेम को होस्ट किया था, उस समय वी मिस्ड ऑल डेडलाइंस, इंफ्रास्ट्रक्चर वाज पुअर, नथिंग वाज रेडी बिफोर द गेम्स। वो पूरी रिपोर्ट है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स का जवाब घोटाला उन्हें देना पड़ेगा, बिल्कुल एक तरीके से ये है। और जनता ने उनको पूरी तरह रिजेक्ट किया। तो मुझे तो लगता है कि कुछ काम जो भी किए उसके कारण वो सत्ता में इलेक्शन भी जीती, लेकिन जब हटी तो उसके कारण ये बड़े मजबूत कारण थे। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने एक तरीके से एक नैरेटिव खड़ा किया, और वो तो पूरी तरह से आज के समय में कंप्लीटली जो जनता है वो उसका मोह भंग बुरी तरह से अरविंद केजरीवाल से हो चुका है। तो आप दिल्ली, जिनको अपना मकान भी हाई कोर्ट से लड़के लेना पड़ा, और जो कह रहे थे कि मैं सरकारी बंगले में नहीं जाऊंगा, और वो एक मकान के लिए हाई कोर्ट में लड़ने जा रहे हैं। दिल्ली की जनता जितना जितना हम सब देखते हैं कि किसी को बिठा देती है अगर सत्ता पे, तो वो लंबे टाइम के लिए बिठाती है। वो राजस्थान जैसा नहीं होता कि एक बार तू एक बार तू। दिल्ली की जनता लंबे टाइम, जैसे शीला दीक्षित जी को दिया था, उनको भी अच्छा खासा टाइम दिया था। अरविंद केजरीवाल जी को भी 2 बार दिया है। अगर मैं देखूं लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को ये ये दूसरी बार हम अच्छे से तीसरी बार, सॉरी, हाँ, तीसरी बार जीता है। सातों सीटें तीसरी जीतते बार जीता है, और वो भी सातों के सातों सीट जीता है। यहीं पे मेरा वो है कि अभी अगर आज की हम देखें बीजेपी दिल्ली को, तो उनके ऊपर सबसे पहला चैलेंज जो होगा वो, अब जैसा मौसम धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है, तो पराली वाला चैलेंज आएगा, जो दिल्ली में हमेशा से बहुत बड़ा मुद्दा रहा था कि दिल्ली में पॉल्यूशन एक लेवल से ऊपर चला जाता है दिवाली के टाइम आते ही। सेकंड, अभी छठ पूजा आएगी, तो उसपे यमुना का एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। हम लोगों ने हर बार देखा यमुना में जो भी हमारे बिहार समाज के जो लोग होते हैं, उनका या ये छठ पूजा जो कॉमनली जो सेलिब्रेट करते हैं, तो उन लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है यमुना में जो पूजा करने के लिए। अभी मैं रिसेंटली कुछ रील्स देख रहा था रेखा गुप्ता जी की, तो वो रेगुलर इंस्पेक्शन कर रही हैं। तो आप कैसे भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आप कितना देख रहे हो कि दिल्ली बीजेपी कैसे काम देखिए, करती है? परफॉर्मेंस तो करनी पड़ेगी। अब गवर्नेंस का, जो देश की जनता है वो गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस और पुअर गवर्नेंस का डिफरेंस समझ गई है। अगर गवर्नेंस नहीं करेगी तो चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो, किसी की हो, जनता उसको रिजेक्ट कर देगी, नकार देगी। जनता अब काफी जागरूक है। आपने ही बता दिया कि जब नेशनल इलेक्शन होते हैं तो मोदी जी को केंद्र रूप में सातों सीट बीजेपी को जिता दी, और लोकल स्टेट के इलेक्शन में उन्होंने किसी तरह आम आदमी पार्टी को चुना, अब उन्होंने बदल दिया। तो जनता जागरूक है, गुड गवर्नेंस करनी पड़ेगी। जो प्रॉमिसेस किए हैं, उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में 2022 में मैं काफ़ी यहाँ पे पश्चिम उत्तर प्रदेश में काफ़ी इलेक्शन में ग्राउंड लेवल पे जब मैं इन्वॉल्व था, 2017 में हमने लगभग 100 के करीब प्रॉमिसेस किए थे मैनिफेस्टो में। और 2022 में जब हम इलेक्शन लड़ने के लिए मैदान में आए तो एक रिपोर्ट निकाली थी, लगभग 95 से 98 आइटम्स जो थे टिक मार्क करते थे, कर दिए थे सब जगह। मोदी की गारंटी, यानी जो कह दिया वो करेंगे, तो वह एक महत्वपूर्ण बात है। गुड गवर्नेंस इज द विनिंग फॉर्मूला,
और वो परफॉर्मेंस करनी ही पड़ेगी। जो नहीं करेंगे उसको जनता रिजेक्ट कर देगी। इसलिए मुझे लगता है अमित शाह जी इसको काफ़ी मॉनिटर पर्सनली कर रहे हैं। उन्होंने भी कहा है कि हम जल्दी ही यमुना को पूरी तरह से स्वच्छ कर देंगे। देखिए, नदी में एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमें समझने में, जल के क्षेत्र में काफ़ी काम करता हूँ, जलाधिकार फाउंडेशन हमने बनाया हुआ है। नदी को जो साफ करने की बात करते हैं ना, वो उनको समझना चाहिए गंदा ना ही कर। नदी तो नेचुरल फ्लो में पानी आता ही रहता है, आप उसमें गंदगी मत डालिए, आप उसमें नालों को मत छोड़िए, आप उसके दोनों तरफ के एनक्रोचमेंट को, जो कैचमेंट एरिया होता है, जो रेन वाटर का कैचमेंट एरिया होता है, उसको आप एनक्रोच ना करेंगे तो रेन वाटर से आके ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेगा। तो एक तरीके से गंदे नालों को ठीक रखना, एक तरीके से कमिटेड तरीके से काम करना। तो यमुना तो हर साल, अभी बारिश गई है, अभी यमुना काफी पीछे अच्छी हो गई थी, और फिर अगर उसमें नाले वो होता तो पानी नेचुरल फ्लो में आता है। लेकिन सरकार को बहुत जागरूकता से नालों को काम करना है, और कर भी रही है। और मुझे लगता है कि एक टाइम गैप तो जरूर लगता है, लेकिन 100 दिन की जो प्रॉमिस रहते हैं, सरकार 100 डेज के बाद एक एनालिसिस किया जाता है और उसमें खरा उतरना पड़ेगा। मुझे लगता है कि रेखा जी डायनेमिक लीडर है, यंग लीडर है, और उनको मतलब आपसे बात होती है रेखा जी की? मिलते हैं कार्यक्रमों में, एकदम डायरेक्ट वर्किंग में तो मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि कार्यक्रम में मैं दिल्ली के बहुत सारे कार्यक्रमों में जाता हूँ, पार्टी ऑफिस में भी, जो पार्टी भी कई कार्यक्रमों में, अभी जैसे पूरा जनता के साथ संवाद के बात हुआ था, प्रबुद्ध वर्ग संवाद हुआ था, जीएसटी को लेके कार्यक्रम हुए थे, तो मैं व्यापारियों के बीच में कई कार्यक्रमों में मैं रहा दिल्ली की तरफ से। दिल्ली इलेक्शन में सर एक चीज मतलब जो आई थी, और दिल्ली की जनता ने जो केजरीवाल जी को जो चुना था 2 बार, वो बहुत, मुझे मतलब पर्सनली वो देखो तो मुझे बहुत स्मार्ट आदमी लगते हैं। ठीक है, अगर यूथ, अगर उनको भी मैं देखूंगा तो मुझे जेनजी की, अगर मैं उसको टर्म बात करूँ, क्यों अमन जी एक चीज सुनो, स्मार्टनेस आप किसे कहते हो? बेवकूफ बनाने को? हाँ, मैं मतलब बेवकूफ बनाने को नहीं, मैं नहीं, ये नैरेटिव चेंज कर दो आप। बेवकूफ बनाने को स्मार्टनेस नहीं कह रहे। नहीं, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, उन्होंने बेवकूफ बनाया है जनता। फ्री जो दी है उसके बाद उन्होंने मैनेज कैसे करा, मतलब कितना फ्री के आइटम दे, कहाँ तो दिल्ली फ्री बीज क्या किया उन्होंने? अगर आपको मैं बता दूं, स्टेट थी ऐसी जहाँ अरे आपको मैं बता दूं, पावर सेक्टर में तो अर्थव्यवस्था को समझता हूँ, कॉर्पोरेट लेवल पे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ इकोनॉमिस्ट भी हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में किया, लॉ भी मैंने किया है। आप यहाँ के वो जो बिजली की कंपनियों के बैलेंस शीट देख लो आप, उसमें क्या किया हुआ? दैट इज माय क्वेश्चन, मेरा बेसिक जो क्वेश्चन था वो उन्होंने रेगुलेटरी एसेट क्रिएट कर दिए उन बैलेंस शीट में, जनता से पैसा नहीं लिया और प्रदेश ने भी उन कंपनियों को पैसा नहीं दिया। उन्होंने जो रिकवरेबल अमाउंट है, मान लो जो 6 रुपए की कॉस्ट आ रही है बिजली की पर यूनिट की, उन्होंने 4 रुपए में दे दी। 2 रुपए का जो डिफरेंस है पर यूनिट का, जनता से तो नहीं लिया, तो प्रदेश सरकार ने देना चाहिए, तो उन्होंने वो भी नहीं दिया, और उन कंपनियों में 2 रुपया रिसीवेबल करके एसेट क्रिएट कर दिया। उस एसेट को, उनकी बैलेंस शीट आज भी देखो, 40-40 हजार करोड़ रुपया रिसीवेबल है। कौन देगा? आने वाली सरकार देगी या जनता देगी? तो इस तरह का फ्रॉड किया है। हाँ, वो बोलते हैं दिल्ली पे कोई डेप्थ नहीं है इतना। अरे कंपनियों के नाम पे, अरे चिदम्बरम साहब का एक मैं फ्रॉड बताऊं आपको, बिल्कुल फ्रॉड है। जो ये जो उन्होंने वेयर हाउसिंग, ये जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा कि जब उनका डेट बहुत बढ़ता जा रहा था, बजट में भ्रष्टाचार के कारण रिसोर्सेज, रेवेन्यू कलेक्शन कम हो रहा है, एक्सपेंडिचर जन कल्याणकारी योजनाओं में बढ़ाए जा रहे हैं, डेफिसिट बढ़ रहा था, डेट बढ़ रहा था, तो उन्होंने क्या किया, फूड कॉर्पोरेशन में फूड सिक्योरिटी का बिल लाया अनाज बांटने के लिए, तो उसमें केंद्र सरकार को अपने बजट में प्रावधान करके फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को पैसा देना, उन्होंने उनको पैसा नहीं दिया और रिसीवेबल दिखाते रहे। फूड कॉर्पोरेशन के बुक्स में 2 लाख करोड़ का रिसीवेबल खड़ा हो गया, जिसको हम लोगों ने ट्रांसफर करके उनको पैसा दिया, जिसको बीजेपी हमारी सरकार ने आके दिया पहले। 2 लाख करोड़ का वो था सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट, सेंट्रल गवर्नमेंट का डेफिसिट,
वो उसको फूड कॉर्पोरेशन के अकाउंट में, क्योंकि फूड कॉर्पोरेशन के बैलेंस शीट तो अलग है। इस तरह उन्होंने ऑयल बॉन्ड पे किया। ऑयल बॉन्ड का जब रेट बढ़ गया तो उन्होंने आर्टिफिशियली ऑयल प्राइसेस को कम कर दिया और उन कंपनियों को पैसा नहीं दिया और उनको ऑयल कागज के टुकड़े थमा दिए कि फ्यूचर में आपको देंगे, ऑयल बॉन्ड कर दिए। When I'm saying say smartness, ठीक है, तो उसको टर्म को बड़ा If you say this is smartness, this is I say a fraud on the people of the country. मेरा स्मार्टनेस का मतलब जो होता है दैट इज कि उन्होंने ये चीज करी, ठीक है, मतलब जो बहुत बार ये आई भी थी, वो एक्सपोज हो गई ना। हाँ, लेकिन वो एक्सपोज होने में 10 साल लग गए। मेरा जो पॉइंट जो था वो, क्योंकि वो तो कांग्रेस की जो उस समय की सरकार के फेलियर में एक वैक्यूम क्रिएट हो गया था दिल्ली में, और उन्होंने जो आंदोलन इंडिया अगेंस्ट करप्शन का पूरा आंदोलन था वो भ्रष्टाचार जनता का मुद्दा था। अन्ना हजारे और किरण बेदी ऐसे कई लोग थे, केवल अरविंद केजरीवाल नहीं थे। स्वामी रामदेव जी ने भी किया, भारतीय जनता पार्टी ने भी, एबीवीपी ने भी यूथ अगेंस्ट करप्शन बना के बहुत भ्रष्टाचार, मैं खुद उसका एडवाइजर था। हम सब लोगों ने करप्शन के खिलाफ एक जन मुहिम खड़ी की, कांग्रेस के भ्रष्टाचार को एक्सपोज किया, कोर्ट ने भी किया, और उसके कारण एक मोहभंग कांग्रेस से हुआ। उस जो एंटी करप्शन वेव थी उसको आपके लैंग्वेज में अगर स्मार्टनेस की तरह ही रोड दैट वेव। उन्होंने एक फॉल्स प्रॉमिस किया, ही इज अ गुड कम्युनिकेटर, उन्होंने अच्छे भाषण दिए और एक इन सब लोगों के कंट्रीब्यूशन के ऊपर उन्होंने उसको क्रेडिबिलिटी को आत्मसात करके उन्होंने आगे बढ़ दिया। वो एक तरीके से वो रहा। दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं गुड पॉलिटिशियन हु कैन सर्व द नेशन, एक होते हैं जो अपनी बात को कन्विंस कर पाए। सो इन्होंने अपनी बात को इस तरह से, चाहे गलत नैरेटिव बना के वो करा, चाहे कैसे, हाँ तो होता ही, वो तो हम फैक्ट है, हम एग्री करते हैं। वो कैसे भी करा उन्होंने 10 साल तक दिल्ली की जनता को ये कन्विंस कर दिया कि दिल्ली में कोई डेथ नहीं है, दिल्ली अच्छी तरह कर रही है और हम इतना नहीं, वो डेट नहीं है, कन्विंस नहीं हुए। जिसको लाभ मिल रहा था उसको फ्यूचरिस्टिक सोच नहीं था, तो मुझे आज मिल रहा है ये लाभ, तो मैं उसके, ये तो देखो एक ह्यूमन टेंडेंसी है। अगर मुझे आज कोई बेनिफिट मिल रहा है तो मैं उस बेनिफिट के लिए मतलब उस तरह अगर बढ़ता हूं, तो ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है। उस टेंडेंसी को उन्होंने लीवरेज करके एक्सप्लॉइट किया। मेंटल मतलब जो, हाँ तो वो तो फैक्ट है, इसीलिए जीते और इसीलिए दोनों 10 साल बहुत स्मूथली निकाले। और अब स्मूथ उसके बाद तो अब वो मोहभंग तो हुआ ही है। तो ये मेरा था दिल्ली के ऊपर। देन आपने बिहार बताया। सर मेरा एक आपसे लाइक वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चंस है कि जो मैं पूछना चाहता हूँ कि जो हमारे जीएसटी में रिफॉर्म्स जो हुए हैं, ठीक है, आई जस्ट वांट कि बहुत सिंप्लीफाई तरीके से, क्योंकि ना एक बहुत वादा है कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरी जो ऑडियंस है उसको आप समझाओ कि जीएसटी में क्या रिफॉर्म्स क्या हुए हैं, ठीक है, और कैसे उनको बेनिफिट मिलता है इस चीज से, ठीक है, क्योंकि आपसे अच्छा कोई आदमी नहीं हो सकता। तो आई जस्ट वांट, देखिए जीएसटी बचत उत्सव बहुत महत्वपूर्ण है, देश की अर्थव्यवस्था को तो तेज गति प्रदान कर रहा है, एमएसएमई सेक्टर को, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, व्यापारियों को, उद्योगों को, छोटे छोटे उद्योगों को इसका बड़ा फायदा होगा। क्यों? क्योंकि प्रोसेस पे भी बहुत सिंप्लीफाई किया है, टेक्नोलॉजी को यूज करके। उसके रजिस्ट्रेशन की छोटे छोटे व्यापारियों को समस्या होती थी, तो उसके रजिस्ट्रेशन को उन्होंने इमीडिएट 3 दिन में रजिस्ट्रेशन उसको मिल जाएगा। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव है। दूसरी बात थी कि जीएसटी में एक जो रिफंड की एक प्रक्रिया होती है कि अगर आपका एक्सेस टैक्स कट गया है तो आपको फाइनली अगर कम लायबिलिटी बनती है तो आपको रिफंड मिलना चाहिए, उसमें डिले होता था। इस जीएसटी नेक्स्ट जेन रिफॉर्म्स में उन्होंने कहा कि 90% आपको रिफंड इमीडिएटली मिल जाएगा, 10% रिकंसिलेशन के लिए रुकेगा, तो 90% वो मिल जाएगा। उसके बाद एक इन्वर्टेड ड्यूटी, मैं 2 हिस्से में इसको लेता हूं। एक इंडस्ट्री को कैसे बढ़ावा मिलेगा जिसका तुरंत इंडस्ट्री अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, देश की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। तो रजिस्ट्रेशन इमीडिएट है, रिफंड 90% इमीडिएट मिल जाएगा। उसके बाद तीसरी जो बात की थी कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की एक बात है, वो कॉन्सेप्ट भी मैं आसानी से आपके दर्शकों को समझा दूं। ये हमारे पास ये माइक है।
अब इसमें ये तार भी है, इसमें लोहा भी है, इसमें ये माइक भी है, इसमें स्टैंड भी है, कई चीजें इसमें लगी हुई है भी। अब एक कंपनी है, वो सब चीजें तो एक ही तार वो कहीं से लेती है, ये कहीं से लेते हैं, संभल करते। तो जीएसटी के स्ट्रक्चर में क्या था, उसने तार खरीदा, तो जिसने तार बनाया उससे खरीदा, तो इस पे उसने जीएसटी टैक्स दे दिया। उसने ये खरीदा, माइक खरीदा, उसने उस पे जीएसटी दे दिया। उसने लोहा खरीदा, उस पे जीएसटी दे, मैन्युफैक्चर किया और उसके बाद उसके बेचा उसको। उसने अलग अलग पार्ट्स खरीदे, आइटम्स खरीदे जो इनपुट है, उसमें जीएसटी देके उसने फिर बना दिया फाइनल प्रोडक्ट। अब फाइनल प्रोडक्ट में सरकार ने बोला कि ये 12% इस पे टैक्स लगेगा, तो 100 रुपए का भेजा, 12 रुपए का उसको टैक्स देना है। जनता से 12 लेगा, लेकिन उसने इसमें खरीदा, इसको खरीदा, मान लो 80 रुपए की चीजें, उसने 85 रुपए का सामान खरीदा, उन सब में जो जीएसटी उसने पे कर दिया वो 15 रुपए मान लो उसने दे दिया। तो उसको तो अब 3 रुपए जो उसने दे दिया, तो और ये 12 रुपए का ये हुआ, तो अगर और 12 रुपए का मिला, तो उसको तो ये जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है कि उसने पे ज्यादा कर दिया और फाइनल प्रोडक्ट में कम जीएसटी लगा, तो उसको उसका बेनिफिट नहीं मिला। तो वह उस चीज को स्ट्रीमलाइन कर दिया है कि फाइनल प्रोडक्ट के अंतर्गत जो इनपुट वाले आइटम्स है उनकी जीएसटी को अगर 12 रुपए से कम हो जाएगा तो उसको उसका पूरा बेनिफिट मिल जाएगा। तो इसको भी ज्यादातर आइटम्स में, जिसमें आपने कभी कभी मजाक में वो पॉपकॉर्न और उसकी बात सुनते, तो उस सबको ऐसी चीजें हो जाती है इतने बड़े स्ट्रक्चर, तो इन चीजों को स्ट्रीमलाइन कर दिया है। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को, इनपुट ड्यूटी को स्ट्रीमलाइन किया है, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को ठीक किया है, रजिस्ट्रेशन को ठीक किया है, रिफंड को ठीक किया है, प्रोसेसेस को एडिटिंग वगैरह सॉफ्टवेयर बेस्ड पे उसको स्ट्रीमलाइन किया है। यह तो एक इंडस्ट्री की। दूसरी बात क्या है, इससे पहले ये 56वीं मीटिंग थी जब जीएसटी लागू हुआ था 2015 में। अरविंद सुब्रमण्यम कमेटी ने इसके लिए बात की थी कि हमें जीएसटी लागू करना चाहिए, देश की अर्थव्यवस्था को तेज गति प्रदान करेगा। तो उस कमेटी ने कहा था कि उससे पहले लगभग 13 तो स्टेट के टैक्स थे, वैट था, एक्साइज था, ऑक्ट्रॉय था, बहुत सारे सेल टैक्स था, ऐसे सब टैक्स 13 स्टेट टैक्स लेता था और 3-4 सेंटर लेता था। 15, 16, 17 टैक्स लेते थे। हर आदमी को अलग अलग डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन करना और कॉम्प्लिकेशंस भी, ये इसका क्या एक्साइज कितना बना, वैट कितना बना, ऑक्ट्रॉय कितना बना, ये सब करते, उसको कॉम्प्लेक्सिटीज होती थी। तो उन्होंने कहा इसको मर्ज करके सिंगल टैक्स हो जाए। तो वो तो स्ट्रीमलाइन किया ही, उतने सारे कॉम्प्लायंसेस को कम किया। उन्होंने कहा कि एवरेज टैक्स हमारा उस समय, उससे पहले ये सारे 16 टैक्स को मिला के 28 से लेके 30% इनडायरेक्ट टैक्स का आम जनता पे बोझ पड़ता था। ये जनता को पता रहना चाहिए, वो दिखता नहीं था, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स सब मिला के 28 से 30% का एवरेज इनडायरेक्ट टैक्स हर आइटम पे लगता था। उन्होंने कहा कि इसको कम कर देंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट बढ़ा के, तो एवरेज जो रेवेन्यू न्यूट्रल टैक्स जिसको कहते, उनने कहा कि 15.5% का टैक्स अगर लगेगा तो रेवेन्यू न्यूट्रल हो जाएगा, जनता को एवरेज टैक्स भी कम हो जाएगा, 28 से लगभग 15-17% हो जाएगा। गवर्नमेंट को तो रेवेन्यू कंप्लायंस, उन्होंने तो ये कहा कि एवरेज ऐसे करना चाहिए, तब ये रेवेन्यू सही हो जाएगा। अभी 3 साल पहले एक आरबीआई की रिपोर्ट आई थी, सरकार ने जीएसटी 11.6% का एवरेज टैक्स कर दिया। वो अभी उस समय लगभग 0% टैक्स था, 5% था, 12 था, 18 था, 28 था, यानी 5 थे और एक टैक्स था जो लगभग 40 से ऊपर था। 6 रेट्स में फिर भी टैक्स जीएसटी का था। अब सरकार ने 2 स्लैब मेनली कर दिए, 18 और 22। जो 28% के स्लैब के आइटम थे उनको, मैक्सिमम आइटम्स को, 90% आइटम्स को 18 के स्लैब पे ले आए, और जो 12% के स्लैब के थे उनको 5 और 0% के स्लैब पे ले आए, है ना। तो अब इस तरह से सिंप्लीफाई कर दिया सरकार ने। टैक्स भी कम, 99% आइटम जो असेंशियल आइटम्स है, रोजमर्रा के आइटम है, उनको
5 और 0% के स्लैब पे ले आए। तो 0 तो स्लैब है ही नहीं, तो 2 स्लैब मेनली कर दिए। कुछ 6-7 आइटम है जो 28% के अंतर्गत है, उनको भी वो लग्जरी आइटम है और सिन गुड तो नहीं कहना चाहिए, बट लग्जरी आइटम्स है, उनको भी सरकार धीरे धीरे, जब ये जो स्टेट को कंपेंसेशन देने की बात है वो खत्म हो जाएगी, तो उनको भी जो 18 वाले हैं उसको 18 में लाएगी, जिसको 5 और उसमें लाना उस पे ले आएंगे। तो 2 स्लैब मेनली हो जाएंगे और वो भी कम हो जाएंगे रेट। 28 वाले 18 में आ जाएंगे और 12 वाले 5 और 0%। अभी और भी रिफॉर्म होने के चांसेस है? नहीं, रिफॉर्म तो देखिए, अर्थव्यवस्था में कंटिन्यूअस रिफॉर्म की आवश्यकता, अगर आप स्टैटिक कर देंगे किसी भी चीज को तो फिर अर्थव्यवस्था ग्रो नहीं कर पाएगी। जैसे जैसे आवश्यकता होती है उस तरह वह तरीके से सरकार अर्थव्यवस्था में बदलाव लाती है, आगे बढ़ती है। ये जीवंत अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। जीएसटी में आम जनता के लिए रेट्स बहुत कम किए हैं, प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया है, अर्थव्यवस्था को तेज गति से प्रदान करने के पूरे रोड मैप को तैयार किया है, और स्टेट्स को भी जो केंद्र सरकार ने कंपेंसेशन प्रॉमिस किया था वह पूरी तरह से उसको पूरा किया है। सर मेरा एक क्वेश्चन आपसे, एक मतलब आपको बहुत जल्दी इस चीज का बताना है, ठीक है, ये रैपिड फायर टाइप होता है कि अकॉर्डिंग टू यू 3 मैं आपको नाम बताऊंगा, पीयूष गोयल जी, निर्मला सीतारमण एंड अरुण जेटली जी, ठीक है। मनमोहन सिंह जी को मैं लाना चाहता था बट मैं नहीं लेकर आ रहा हूँ इन नामों में, मुझे पता है आपकी चॉइस नहीं होंगे। आपके अकॉर्डिंग कौन सबसे अच्छा अर्थशास्त्री है या रहा है इंडिया में? मेरे ख्याल से तो प्रधानमंत्री का जो विजन है उसको ये तीनों इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो मैं तो जो अर्थव्यवस्था को सही ढंग से समझते हैं प्रधानमंत्री जी, स्वदेशी और आत्मनिर्भर पैकेज सब उनकी स्टैंप है। अच्छा, ये इम्प्लीमेंटेटर है। जैसे जीएसटी वाला अगर बताऊं तो ये हमारे अरुण जेटली जी लेके आए। हाँ, उनका देखिए, निर्मला जी का भी कंट्रीब्यूशन है, अरुण जेटली जी का भी कंट्रीब्यूशन है, पीयूष गोयल का भी कंट्रीब्यूशन है, बट विजन प्रधानमंत्री का है। इन तीनों में से भले ऐसा कौन है जो आपको लगता है कि एक 19-20 का भी अगर डिफरेंस हो किसी में? देखिए, अरुण जी ने 2 बड़े बड़े रिफॉर्म्स उनके टेन्योर में आए थे, जीएसटी और इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, ये मेगा रिफॉर्म्स थे। इसका क्रेडिट प्रधानमंत्री को जाता है, लेकिन अरुण जी के टाइम पे ये आया। अरुण जी का जो सर्वग्राही, जो सब लोगों के साथ जो स्टेट्स को ऑन बोर्डिंग करने, यूपीए ने भी बहुत कोशिश की थी कि हम जीएसटी लागू कर दे, वो फेल हुए क्योंकि स्टेट्स तैयार नहीं होते, तो उसमें अरुण जी का बहुत बड़ा योगदान है। आम आदमी पार्टी या कांग्रेस, किसको आप 19-20 का डिफरेंस दोगे? मेरे ख्याल से ये बुरा है तो ये तब भी थोड़ा सा ठीक है। दोनों दिग्भ्रमित है। आम आदमी पार्टी तो बिल्कुल ही डिफंक्ट हो चुकी है। कांग्रेस की लीडरशिप जब तक बदलाव नहीं आएगा और परिवारवाद से ऊपर नहीं उठेंगे, वो देश की राजनीति में कुछ स्कोप तब भी है अगर वो कुछ हाँ, तो 125 साल पुरानी अगर पार्टी है और उसने स्वतंत्रता संग्राम में, अब तो वाली पार्टी नहीं है बट उन्होंने कंट्रीब्यूट कांग्रेस ने किया है, तो उसका क्रेडिट जो एसिमुलेटेड है। अगर लीडरशिप की क्राइसिस है, अदरवाइज कांग्रेस थोड़ा सा वो है कि जैसे कुमार विश्वास जी का मुझे एक चीज याद आती है कि उन्होंने एक चीज बताया था कि आम आदमी, अगर उन्होंने बीमारियों से कंपेयर करा था कि अगर पूरी जो है हमारी पॉलिटिक्स बीमार है तो उसमें एक आम आदमी पार्टी ऐसी जो एड्स है जिसका कोई इलाज नहीं है, लाइलाज बीमारी है, तो वो सेम आप उस चीज को बोल रहे हो कि कांग्रेस में तब भी स्कोप। मैं कहता हूं कि जनता तय करेगी, अपने आप रिजेक्ट करेगी। हमें ना किसी को रिजेक्ट करना है। प्रजातंत्र में अपोजिशन का भी रोल होता है, महत्वपूर्ण है। मैं तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप मजबूती बन से आइए, देश हित में काम करिए, आपका स्वागत है, हमें भी अच्छा कंपटीशन मिलेगा। विद दिस नोट सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, यानी बहुत रेजोनेटिंग मुझे लगा, ठीक है, पूरी तरह, क्योंकि जितना हमने आज बात करी, आज मेरी जो ऑडियंस है उन्होंने बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से टैक्सेशन को एंड जीएसटी को जाना। एंड हैप्पी दिवाली टू यू सर इन एडवांस। मेरी भी तरफ से सभी को दिवाली की, आपके श्रोताओं को शुभकामनाएं। अमन जी, आपके पूरे इस पॉडकास्ट के लिए भी आपका अभिनंदन कि यह एक बहुत ज़रूरी मोड है कम्युनिकेशन का। आज के समय में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो फॉर्मेट है, वो स्ट्रक्चर है, वो जनता को रियल मुद्दों से कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, और ऐसे पॉडकास्ट बहुत ज़रूरी है।
आई टोटली एग्री सर। मतलब अगर आप, ये एक बहुत अच्छा मोड ऑफ मतलब कम्युनिकेशन है कि मैं भी जो भी अपना सारी पॉडकास्ट करता हूँ, मैं पूरी ईमानदारी से कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसे ऐसे लोगों को लेके आऊँ जो एक अलग अलग फील्ड से हो, जो मेरी ऑडियंस को एक अलग अलग फ्लेवर दे पाए। ठीक है, चाहे वो एंटरटेनमेंट सेक्टर से हो, चाहे वो पॉलिटिक्स सेक्टर से हो, कि वो बता पाए, अपनी बात रख पाए। जो आप अपने इतने बिजी स्केड्यूल से इतने, हो सकता है आप इतने ज्यादा लोगों तक बात पहुंचाते हो, लेकिन इस एज ग्रुप तक आप कम्युनिकेट ना कर पाते हो। ठीक है, यस, आपका होता है आपकी जो पूरा एक जेनजी। जेंजी, करेक्ट, आपने सही वर्ड यूज करा, जेंजी। आप ये जेंजी वर्ल्ड पे आप इतना ज्यादा कम्युनिकेट ना कर पाते हो, तो दिस इज अ वेरी ग्रेट मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो हम आज यूज कर रहे हैं। और वो जानना चाहते हैं, करेक्ट, क्योंकि भारत का भविष्य उनका भविष्य है। और हम तो सब उत्तर प्रदेश में नोएडा में रहते हैं, तो ये तो एक तरीके से देश की अर्थव्यवस्था को ड्राइव करने वाला उत्तर प्रदेश है, और नोएडा उसको ड्राइव करेगा। तो हम सबका भी अर्थव्यवस्था की प्रगति में बड़ा योगदान तो है ही, और लाभ भी है। करेक्ट। सो विद दिस नोट, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे धन्यवाद। पॉडकास्ट में आने के लिए। हाय गाइस, अगर आप इस एपिसोड के लास्ट तक पहुंचे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल से दिल तक विद अमन, जिससे हमें पता लगेगा कि आपको हमारे एपिसोड्स कितने अच्छे लग रहे हैं। और अगर आपकी कोई चॉइस है, आप कौन से नए गेस्ट को देखना चाहते हो, कौन से नए टॉपिक्स को कवर करना चाहते हो, तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा।